अध्याय 51 ली की योजना। अर्जुन को फिटनेस का बहुत शौक है और उसमें अच्छी प्रतिभा भी है। अपनी मौजूदा कदकाठी के साथ वह लगभग एक पेशेवर खिलाड़ी के स्तर पर है। दरअसल इस साल की शुरुआत में उसने पूरे जोश के साथ एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। हालांकि उसकी कोई अच्छी रैंक नहीं आई, लेकिन ये साफ था कि वह उन पेशेवर प्रतियोगियों से ज्यादा पीछे नहीं था। लियांग ने रितिका की तर्कसंगत और गहरी आंखों में देखा और अपनी योजना का विस्तार से बताना जारी रखा। फिटनेस इंडस्ट्री में बाकी क्षेत्रों के उलट लोगों का ध्यान खींचने का तरीका थोड़ा अलग है। ये प्रतियोगिताओं के बारे में है। अगर वह प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और अच्छी रैंक हासिल करता है, साथ ही तुम्हारी टीम ट्रैफिक लाने के लिए प्रयास करती है, तो उसके ऊपर केंद्रित एक अकाउंट जल्दी ही लोकप्रियता हासिल करेगा और बाद में दूसरे क्षेत्रों में भी फैल सकता है। लियांग की बात सुनकर रितिका की नजरें थोड़ी बदल गईं, क्योंकि वह चुपके से लियांग के गंभीर चेहरे को देख रही थी। ये देखकर हैरान थी कि उसके साधारण और लापरवाह व्यवहार के पीछे भी एक जवान लड़का है जिसके पास काफी समझ है। उसने इसकी व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद पूछा, और तुम कैसे पक्का कर सकते हो कि वह अच्छी रैंक हासिल करेगा? मेरी जानकारी के अनुसार बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताओं की तैयारी का खर्च कम नहीं होता। यही तो मेरी खासियत है। लियांग मुस्कुराया जब उसने पैसे का जिक्र किया। जब तक तुम मुझे जाने माने विदेशी बॉडी बिल्डिंग कोचों से मिलवाने में मदद करती हो, मैं उसे पढ़ाई की फीस और अर्जुन के रहने का खर्च दूंगा। मुझे लगता है कि साल के अंत तक वह फिटनेस जगत में एक नया सितारा बन सकता है। तुम उसे पैसे उधार दोगे? रितिका ने अपनी भान उठाई। यह कोई छोटी रकम नहीं है। मैं उसे 10 लाख उधार दे सकता हूँ, लियांग ने कहा। 10 लाख मेरे लिए बहुत आसान है। लियांग का आत्मविश्वास देखकर रितिका थोड़ी हैरान हुई, और लियांग की आर्थिक क्षमता के बारे में उसकी समझ और भी गहरी हो गई। फिर उसने सवाल किया, अगर यह योजना सफल भी हो जाती है, तो इससे हमारी कंपनी और तुम्हारे दोस्त दोनों को फायदा होगा। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? अगर मेरा दोस्त सफल होता है, तो क्या यह मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं है? उद्धरण चिन्ह। लियांग हंसा। अर्जुन और मैं साथ में बड़े हुए हैं। यह उसके लिए एक दुर्लभ मौका है, और जब मैं अब उसकी मदद कर सकता हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये पैसा एक कर्ज है, कोई गिफ्ट नहीं। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह मेरी मदद को बर्बाद न करने के लिए जरूर कड़ी मेहनत करेगा। वह थोड़ा सीधा साधा है, लेकिन वह असल में वफादार है। लियांग के गंभीर और भावुक चेहरे को देखकर रितिका के अंदर के विचार कई बार बदले। सच कहूं तो लियांग के कई काम उसकी उम्मीदों से परे थे। अगर उसे किसी दोस्त को सपने पूरा करने के लिए 10 लाख उधार देने होते, बिना बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद के, या खुद का लिए कोई फायदा देखे, तो वह ऐसा नहीं कर पाती। फिर भी लियांग ने इसे इतने आराम और स्वाभाविक रूप से किया, जैसे 10 लाख सिर्फ कुछ गिनती के अक्षर हों। ये लियांग की यही खासियतें थीं जिन्होंने रितिका को और भी ज्यादा आकर्षित किया। उसका चरित्र और दुनिया को देखने का नजरिया उसे बहुत पसंद आया। ये सोचकर रितिका मुस्कुराई और जवाब दिया, जरूर, अगर तुम्हारे लिए भी नहीं, तो भी मैं हमारी कंपनी के किसी कर्मचारी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। हमारी कंपनी के लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। बात करने के बाद रितिका दीवार से टिककर खड़ी हो गई, अपने हाथ बांधकर एक आकर्षक मुस्कान के साथ लियांग की आंख और हमें देखते हुए। असल में मुझे एक बात जाननी है। क्या है? अब हम दोस्त हैं। अगर भविष्य में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हुई, तो क्या तुम इतनी ही ईमानदारी से मेरी मदद करोगे? उसकी तीखी नजर देखकर लियांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर की, एक पल के लिए चुप रहा और फिर हल्के से मुस्कुराया। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम मुझे किस तरह का दोस्त मानती हो। रितिका उत्सुक थी, किस तरह के दोस्त तुम्हारी मदद के लिए योग्य होंगे? अगर वह थोड़ा आगे झुकी, लियांग के करीब आते हुए उसके गले से कुछ साफ त्वचा दिख रही थी। उसके चश्मे के पीछे की आंखें लियांग की आंखों पर टिकी थीं, मोहक तरीके से छेड़ते हुए। अगर हम रोमांटिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ये सुनकर लियांग थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी साहसी होगी, और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कैसे जवाब देना है। उसका हैरान चेहरा देखकर रितिका तुरंत हंसी। उसकी हंसी से उसका शरीर हिल गया। हा हा हा, छोटे भाई, तुम इस दीदी को जीतने के लिए पूरी तरह से लायक नहीं हो। जब उसने उसे छोटा भाई कहा, तो लियांग थोड़ा नाराज हुआ। मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? किसी महिला से सीधे उसकी उम्र पूछना एक सज्जन आदमी का काम नहीं है। एक बार फिर रितिका लियांग के करीब झुकी। उसका इत्र उस पर लग रहा था, क्योंकि वह धीरे से बोली, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बनाऊंगी। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मैं इस साल 30 की हूँ। तो क्या मैं तुमसे बड़ी हूँ? उद्धरण चिन्ह। गाओ जी और नशीली खुशबू को महसूस करते हुए लियांग ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। मुझे दीदी कहने के लिए तुम भी पूरी तरह से लायक नहीं हो। इन शब्दों पर रितिका हैरान रह गई, ये देखकर कि वह उसके ही शब्दों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। वह फिर से हंसने लगी। उसका चेहरा हंसी से खिल उठा। उसके कंधे हिल रहे थे, क्योंकि आवाज हवा में चांदी की घंटियों की तरह गूंज रही थी। उसी दौरान निजी कमरे के प्रवेश द्वार पर मोहित और उसका सहायक, एक महिला असिस्टेंट, अर्जुन के साथ एक लाइन में कमरे से अपना सिर बाहर निकाल रहे थे, जैसे कि मिठाई की एक लड़ी। उन सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने प्रेसिडेंट रितिका के साथ इतने लंबे समय तक काम किया है। ये पहली बार है जब मैंने उन्हें इतनी खुशी से हंसते हुए देखा है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो मैं सोचता कि प्रेसिडेंट रितिका मुस्कुराने में सक्षम ही नहीं
हैं। अर्जुन, ईमानदारी से बता, तुम्हारे भाई का हमारी प्रेसिडेंट रितिका के साथ क्या रिश्ता है? नीचे के तीनों सिरों को उसकी ओर मुड़ते हुए देखकर अर्जुन हिचकिचाया, अनिश्चित रूप से अपना सिर खुजाया। क्या वे एक कपल हैं? संभल कर बोलो, मनगढ़ंत बातें मत बनाओ, पागल। उनकी तीव्र प्रतिक्रियाएं देखकर अर्जुन ने अपने कंधे उचकाए। क्या यह इतनी बड़ी बात है? मेरा भाई बहुत बढ़िया है, इसका तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। महिला असिस्टेंट ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया। सच्चाई चाहे जो भी हो, तुम ऐसी अफवाहें नहीं फैला सकते। ये कहना कि प्रेसिडेंट रितिका के रोमांटिक गॉसिप हैं हमारी कंपनी में एक बड़ा अपराध करने जैसा है। उद्धरण चिन्ह। अरे वाह, इतना गंभीर। चौंक कर अर्जुन ने उत्सुकता से सलाह मांगी। क्या मुझे कुछ और भी जानने की जरूरत है? मैं जल्द ही तुम्हारा सहकर्मी बनने वाला हूँ। ठीक है। तीनों ने भ्रमित नजरें बदली। फिर महिला असिस्टेंट आगे बढ़ी, गंभीरता से बोलते हुए, हमारी कंपनी में जीवित रहने के कुल 9 नियम हैं, और तू महे, क्या तुम सब बातें कर चुके हो? उसके पूरा करने से पहले रितिका की आवाज अचानक उनके पीछे से आई और वे लगभग अपनी जगह से कूद गए। घबराकर सीधे खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने तेजी से जवाब दिया। हम कर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं किए? क्या हमने बात पूरी कर ली? उनकी 3 अलग अलग बातों को सुनकर रितिका ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जब वह बोलने ही वाली थी कि अर्जुन ने तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया। प्रेसिडेंट रितिका, हमने विषय पर चर्चा पूरी कर ली है, लेकिन ये तय नहीं किया है कि कौन सा साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट चुनना है। निर्देशक मोहित का सुझाव है कि अभी भी आपके फैसले की जरूरत है। रितिका को अपनी ओर मुड़ते हुए देखकर मोहित का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने तुरंत बताया, प्रेसिडेंट रितिका, अर्जुन से बात करने के बाद मैंने पाया कि वह हमारी कंपनी के मॉडल के लिए पूरी तरह से सही है, उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर। मैं एक पैकेज पर विचार करने की सिफारिश करता हूँ। एक पैकेज? रितिका हैरान थी, पहले उम्मीद कर रही थी कि मोहित ज्यादा से ज्यादा बिग पैकेज का प्रस्ताव देगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंतिम सुझाव एक पैकेज होगा। हालांकि लियांग का प्रभाव एक कारक था, लेकिन वह निष्कर्ष को ज्यादा झुका नहीं सकता था। अब ऐसा लग रहा था कि अर्जुन की क्षमता उससे भी ज्यादा थी जितना उसने सोचा था। फिर रितिका ने सीधे लियांग के साथ चर्चा की गई योजना के बारे में चारों को बताया। तो हमने अर्जुन के लिए एक विशेष योजना तैयार करने का फैसला किया है, जिसमें सभी प्रतियोगिता के खर्चे प्रेसिडेंट लियांग द्वारा कवर किए जाएंगे। जैसे ही उसकी बातें खत्म हुई, मोहित पहले तो हैरान हुआ, फिर तुरंत सहमति में ताली बजाई। ये बिल्कुल सही है। अगर वह इस साल के अंत में प्रतियोगिताओं में अच्छी रैंक हासिल करता है, तो मुख्यालय के संसाधनों के साथ मुझे पूरा यकीन है कि मैं अर्जुन का अकाउंट बना सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या कहा जा रहा था? यह महसूस करके अर्जुन ने तुरंत लियांग की ओर अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा लाल हो गया। जिंगजी, नहीं भाई जिंग, अब से तुम मेरे सगे भाई हो और प्रेसिडेंट रितिका मेरी भाभी। उद्धरण चिन्ह। संभल कर बोलो, चुप रहो, हम बर्बाद हो गए। मोहित और बाकी दोनों डर गए थे, उनके चेहरे निराशा से खाली थे, जबकि रितिका ने अपनी भौहें ऊंची की, पूछते हुए, तुमने मुझे अभी क्या कहा? भाभी, और लियांग तुम्हारा बड़ा भाई है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया, हकलाते हुए, गलती से। सच में गलती से? रितिका ने उसके चेहरे को देखा और मोहित और बाकी दोनों के डरे हुए चेहरों पर नजर डाली और फिर हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। इसे जाने दो, बस अगली बार इस तरह मजाक मत करना। तुम्हारे भाई के साथी ढूंढने के लिए मापदंड कम नहीं है। ये कहकर रितिका उस विस्फोट के बिना सीधे निजी कमरे में चली गई जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। वे तीनों ने भ्रमित नजरें बदली, पूरी तरह से हैरान थे। प्रेसिडेंट रितिका नाराज नहीं है। न केवल नाराज नहीं है, बल्कि वे असल में मुस्कुराई भी। धिक्कार है, मुझे लगता है कि मैं आज भ्रम में हूँ। मैंने प्रेसिडेंट रितिका के चेहरे पर कई ऐसे भाव देखे हैं जो कभी नहीं दिखने चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे अपनी आंखों की जांच करवानी होगी। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 52, 10 लाख। रितिका के निर्देश पर दोनों पक्षों ने एक निजी कमरे में अपना बिजनेस डिनर पूरा किया। दूसरों की मौजूदगी के कारण रितिका और लियांग के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन ये बिल्कुल यही दिन था जिसने लियांग को रितिका के प्रबंधन कौशल और नेतृत्व के करिश्मे का अनुभव कराया। हालांकि वह मेज पर सबसे ऊंचे दर्जे पर थी, लेकिन काम पर उसकी गंभीरता और कड़ेपन के विपरीत उसने जानबूझकर कुछ मुस्कान और मिलनसारता दिखाई। कभी कभी मेज पर अपने अधीनस्थों के साथ अपेक्षाकृत हल्के फुल्के विषयों पर बातचीत की और कुछ हानिरहित मजाक भी किए जिन्होंने मोहित और दूसरों को हैरान कर दिया, जिससे उनके और उसके बीच की दूरी अनजाने में कम हो गई। रितिका के उत्कृष्ट रूप और व्यक्तिगत आकर्षण के साथ उसके अधीनस्थों ने अनायास ही स्नेह और निकटता का संकेत महसूस किया। हालांकि जब कोई अपनी बातों में हद पार कर देता था तो रितिका का चेहरा न्यूट्रल हो जाता था, न तो डांटती थी और न ही जवाब देती थी, जिससे व्यक्ति को खुद ही समस्या का एहसास हो जाता था और वह जल्दी से सफाई देता था, जिसके बाद रितिका अपनी मुस्कान वापस ले आती थी और शांति से अगले विषय पर चली जाती थी। इस दिन के बाद मोहित और दूसरों ने रितिका के प्रति अपने मूल शुद्ध सम्मान और डर के अलावा धीरे धीरे प्रशंसा और स्नेह विकसित किया। ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट रितिका उतनी डरावनी नहीं है जितनी मैंने कल्पना की थी। मोहित का अधीनस्थ, जो केवल 1 साल से कार्यरत था, निजी कमरे से बाहर आया, मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए। हालांकि प्रेसिडेंट रितिका में अभी भी एक नेता की गरिमा और आभा है और मैं उनसे ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उन्हें मेरा नाम याद था और उन्होंने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी चिंता दिखाई।
मुझे लगता है कि ऐसे नेता का पालन करना अच्छा है। मोहित ने अपने अधीनस्थ को देखा जो केवल 1 साल से कार्यरत था, अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि दूसरा बहुत छोटा था। हालांकि इस दिन के बाद वह इस महिला बॉस के और भी ज्यादा सम्मान में आ गया जो खुद से कुछ साल छोटी थी। उसके प्रबंधन कौशल और सामाजिक क्षमताओं ने उसे चुपके से प्रशंसा और आश्चर्य में डाल दिया। आगे चलते हुए लियांग ने पीछे की बातचीत सुनी और वह सामने ज्यादा दूर नहीं रितिका की पीठ पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। यह महिला एक बॉस के रूप में सच में साधारण नहीं है। होटल के बाहर महिला असिस्टेंट ने पहले ही सड़क के किनारे एक मर्सिडीज S400 पार्क कर दी थी। रितिका ने मोहित और दूसरों को काम सौंपने के बाद वह एक मुस्कान के साथ लियांग की ओर मुड़ी। तो आज का भोजन पिछली बार के दक्षिण भारतीय भोजन से कैसा था? लियांग को उम्मीद नहीं थी कि उसे यह याद रहेगा। मुस्कुराया और कहा, हम इस बार शेफ के कौशल बेहतर थे। आपके स्वागत के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट रितिका। मुझे ऐसा बुलाना बहुत दूर का लगता है। चलो हम अपने बीच सिर्फ नामों का इस्तेमाल करें। रितिका की आंखें थोड़ी झुक गईं, उसकी मुस्कान परिपक्वता और आकर्षण दिखा रही थी। ये पिछले कुछ दिन व्यस्त रहे हैं और मेरे पास तुम्हारे साथ आने का समय नहीं था। जब चीजें शांत हो जाएंगी तो हम एक उचित मेजबानी करेंगे। हमेशा की तरह उसने अपना हाथ बढ़ाया। लियांग ने आराम से मुस्कुराया और उसका नर्म पतला हाथ भी मिलाने के लिए बढ़ाया, हंसते हुए। ठीक है, मैं वैसे भी फ्री हूँ, मुझे कभी भी कॉल कर लेना। ठीक है, ये हमारे बीच तय हो गया। रितिका ने अंत में लियांग को एक हल्का मजाकिया अंदाज दिया जो दोस्त आपस में बांटते हैं, फिर बड़ी मर्सिडीज में बैठकर शानदार तरीके से चली गई। उसे जाते हुए देखकर अर्जुन ने ईर्ष्या से देखा। जिंगजी, ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट रितिका तुम्हें सच में पसंद करती हैं। तुम वैसे भी सिंगल हो, क्यों ना कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह, उसके जैसी एक जबरदस्त महिला के साथ अगर तुम लापरवाही से कोशिश करते हो तो तुम इस तरह पिट सकते हो कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें नहीं पहचानेंगे। लियांग ने आधे मजाक में जवाब दिया, फिर अर्जुन को देखा। अगर तुम सच में एक अच्छी महिला ढूंढना चाहते हो, एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो हर तरह की महिलाएं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे चारों ओर आ जाएंगी, तुम्हें कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। ये सच है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें तुरंत चमक उठी। दृढ़ संकल्प से भरी उसने अपनी बड़ी मुट्ठी कस ली। इस बार मैं सफलता पक्का करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह, अर्जुन का रवैया देखकर लियांग को कुछ राहत मिली। हालांकि अर्जुन दूसरे क्षेत्रों में कमजोर हो सकता है, लेकिन जब बात उन चीजों की आती है जिनके बारे में वह भावुक होता है, तो वह हमेशा अतिरिक्त निगरानी की जरूरत के बिना डटा रहता है। और एक ऑनलाइन प्रभावक और फिटनेस होना दो चीजें हैं जिनमें उसे सबसे ज्यादा रुचि है। ये भी एक मुख्य कारण है कि लियांग को अर्जुन पर भरोसा है। ठीक है, सब चले गए, चलो हम भी चलते हैं। लियांग को दूर जाते हुए देखकर अर्जुन रुका, जल्दी से पीछे पीछे आया। चलते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ? यकीनन बैंक। लियांग ने कहा जैसे ही उसने सड़क के पार ज्यादा दूर नहीं बैंक की ओर देखा। मुझे तुम्हें तुम्हारी प्रतियोगिता की तैयारियों के लिए पैसे ट्रांसफर करने हैं। मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं। ये सुनकर अर्जुन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने जल्दी से कहा, जिंगजी, मेरे पास अभी भी कुछ हजार बचे हैं। क्या तुम मुझे अभी के लिए 2 लाख उधार दे दोगे और मैं बाकी का इंतजाम कर लूंगा? 2 लाख? जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचकर लियांग ने उसे आधे मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। ठीक है, यहां तक कि 1 लाख भी काम करेगा। अर्जुन शर्मिंदा लग रहा था, अपना सिर खुजाते हुए। एक स्थानीय कोच को काम पर रखना शायद सस्ता होगा। उद्धरण चिन्ह, इस क्षेत्र में स्थानीय कोचों में शायद अनुभव की कमी है। लियांग ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, सीधे एक उंगली बढ़ाई। मैं तुम्हें इस बार तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए 10 लाख उधार दूंगा। क्या ये काफी है, भाई? उद्धरण चिन्ह, 10 लाख? अर्जुन की आंखें सदमे से लगभग बाहर निकल गईं। पहले जब रितिका ने जिक्र किया कि लियांग उसके प्रतियोगिता के खर्चे उठाएगा, तो उसने सोचा कि लियांग ज्यादा से ज्यादा उसे 2 लाख उधार देगा और वह तो कर्ज लेने के लिए भी तैयार था। उसे आश्चर्य हुआ, दूसरे पक्ष ने सीधे 10 लाख कहा, जिसने अर्जुन को, जिसने अपने जीवन में कभी 10 लाख नहीं देखे थे, को हैरान कर दिया। वह इस पर यकीन नहीं कर सका और कहा, जिंगजी, ऐसी बातें लापरवाही से मत कहो, मेरा छोटा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा दिल जितना छोटा है, दुनिया में कोई बड़ा दिल नहीं बचेगा। लियांग ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, फिर सोच में रुक गया। अपने शब्दों को व्यवस्थित करते हुए उसने उस भाई को देखा जिसके साथ वह बड़ा हुआ था, फिर उसकी आंखों में देखा। अर्जुन, मुझे तुम्हारे साथ चीजें साफ करनी हैं। लियांग के गंभीर चेहरे को देखकर अर्जुन का चेहरा थोड़ा बदल गया, ये जानकर कि दूसरा कुछ जरूरी बात पर चर्चा करने वाला है। उसने गहरी सांस ली और ज्यादा गंभीर हो गया क्योंकि वह अगले हिस्से का इंतजार कर रहा था। लियांग ने उसे देखा, ये 10 लाख मुझसे 1 साल की अवधि के लिए एक कर्ज है। तुम्हारे भाई के रूप में मैं तुम्हारी मदद करने की उम्मीद करता हूं अब जब मैं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन मुझे पहले ही साफ कर देना है, चाहे तुम इस बार सफल हो या नहीं, तुम्हें ये 10 लाख 1 साल में मुझे वापस करना होगा। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अंत में खुद पर निर्भर रहना होगा। ये 10 लाख मेरे द्वारा तुम्हें एक प्रोत्साहन और एक दबाव दोनों है। तो इस साल के भीतर, चाहे वह तुम्हारे लिए हो या मुझे ये 10 लाख वापस करने के लिए, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी क्योंकि यह सफलता के लिए तुम्हारा सबसे करीबी मौका होगा। क्या तुम मेरा मतलब समझते हो? हालांकि लियांग को अर्जुन पर यकीन था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह पैसों की वजह से खुद को खो दे, इसलिए उसे लगा कि उस पर कुछ दबाव डालना होगा।
लियांग की दृढ़ और गंभीर आंखों को देखते हुए अर्जुन की आंखें थोड़ी कांप गईं, उसका भाव लगातार बदल रहा था, बिना तुरंत जवाब दिए। 10 सेकंड से ज्यादा के बाद ही उसने गहरी सांस ली, उसकी साफ नजर धीरे धीरे गंभीर हो गई और उसने लियांग के कंधे पर जोर से थपथपाया, पहली बार अभूतपूर्व गंभीरता से बोलते हुए। जिंगजी, मैं तुम्हारा इरादा समझता हूँ। अगर इस साल मैं आलसी होता हूँ या पैसे को कहीं और बर्बाद करता हूँ, तो तुम किसी भी समय इसे वापस मांगने आ सकते हो। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी मोटी भौहें धीरे धीरे तन गईं और उसकी आवाज और भी गंभीर और गहरी हो गई। अगर मैं इस बार अपने ही कारणों से विफल होता हूँ, तो मैं तुम्हें 10 लाख तो वापस करूंगा ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा भाई कहलाने लायक भी नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूंगा। पहली बार उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर लियांग को संतोष हुआ, फिर मुस्कुराया और बदले में उसके चौड़े कंधे पर थप्पड़ मारा। अच्छा, मुझे तुम पर यकीन है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। नहीं, यकीन बेकार है, एक पल रुको। इससे पहले कि दूसरा पूरा कर पाता, अर्जुन तुरंत मुड़ा, लियांग को भ्रमित करते हुए वह एक पास की दुकान में भागा। कुछ देर बाद वह एक कागज के टुकड़े के साथ वापस आया। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। आजकल मौखिक समझौता क्या होता है? यहाँ तक कि करीबी भाई भी हिसाब साफ रखते हैं। जिंगजी, तुम्हें मुझ पर यकीन है, लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं है। अर्जुन ने कागज उसे सौंपा, कहते हुए, यह एक वचन पत्र है जो मैंने अभी दुकान में लिखा है। मैंने पहले ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अपना हाथ का निशान भी लगा दिया है। अगर तुम्हें इससे कोई समस्या नहीं है, तो इसे रख लो। अगर मैं पैसे वापस नहीं करता, तो तुम सीधे इस पर मेरा मुकदमा कर सकते हो। लियांग, हैरान, ने वचन पत्र लिया और देखा कि उसमें साफ साफ आईडी नंबर, कर्ज की राशि, तारीख और अर्जुन का नाम और हाथ का निशान लिखा था। खासकर आखिरी लाइन में अर्जुन ने खास तौर पर लिखा था, अगर नियत तारीख तक वापस नहीं किया जाता है, तो मैं स्वेच्छा से 20,000 का अतिरिक्त दंड भरने के लिए सहमत हूँ। ये देखकर लियांग थोड़ा भावुक हुआ, यह महसूस करते हुए कि उसका भाई उससे फायदा नहीं उठाना चाहता था और वह खुद का भागने का रास्ता भी बंद कर रहा था। उसने गहरी सांस ली, वचन पत्र स्वीकार किया और कहा, ठीक है, इस रवैये के साथ मुझे यकीन है कि तुम जरूर सफल होगे। उसे वचन पत्र को रखते हुए देखकर अर्जुन ने आखिरकार राहत महसूस की और एक बड़ी दांतों वाली मुस्कान दिखाई, अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। बेशक, क्या तुम्हें हमारा बचपन का नारा याद नहीं है? भाईचारा एक साथ, उनकी ताकत सोने को भी काटती है। ये सुनकर लियांग एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर अपने स्कूल के दिनों के अपने पसंदीदा नारे को याद किया और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका, अपनी मुट्ठी बढ़ाकर एक दूसरे से भिड़ाया। ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, दुनिया को एक साथ जीतना। हा हा हा, इसे अभी कहना बहुत बेवकूफाना लगता है। धिक्कार है, क्या तुम ही वह नहीं थे जिसने इसे यूं ही लाने का फैसला किया था? मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम बड़ा बनने के बाद बदल गए हो और पता चला कि तुम अभी भी ऐसे ही बेवकूफ हो। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगा? आखिर मेरे पास पहले से ही वचन पत्र है। यह क्या है? धिक्कार है, मुझे मेरा वचन पत्र वापस दो। पहले मुझे पैसे उधार देने की बात करो। तुम्हें किसने लापरवाही से काम करने को कहा? अब पछतावा हो रहा है। जल्दी से वापस करो, 10 लाख। क्या तुम इंसान नहीं हो? यह जबरदस्ती है, मुझे मेरा वचन पत्र वापस दो। सड़क के कोने पर दो बड़े आदमी बच्चों की तरह एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और खेल रहे थे, जिससे राहगीरों का ध्यान खींच रहा था। लेकिन दोनों ने अपने चारों ओर की नजरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे अपने खेलने के पल में डूबे हुए थे, जैसे कि वे उन हमेशा के लिए न पहुंचने वाले छात्र जीवन में लौट आए हों। अध्याय 53, तबादला। साफ सुथरी स्ट्रीट बैंक का सर्विस हॉल। जैसे ही स्वचालित दरवाजे खुले, एक बैंक कर्मचारी, जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हल्का मेकअप किया था, मुस्कुराते हुए पास आए और पूछा, नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? विजय ने हॉल में देखा, जो ज्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं था, और शांति से जवाब दिया, मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं। आप पास की एटीएम मशीन पर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आप इसके इस्तेमाल से अनजान हैं, तो मैं नहीं। विजय ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे 1 करोड़ ट्रांसफर करने हैं, ये एटीएम से तो नहीं हो पाएगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। 1 करोड़। बैंक कर्मचारी एक पल के लिए रुक गई, उसकी पेशेवर मुस्कान भी थोड़ी फीकी पड़ गई। इस बड़ी रकम ने उसे चौंका दिया। हालांकि वह बैंक में हर तरह के लेन देन की आदी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह सिर्फ बुजुर्ग ग्राहकों की मदद कर रही थी या बैंक कार्ड की समस्याओं को सुलझा रही थी, और उसे इतने समय में 1 करोड़ का लेन देन नहीं मिला था। खासकर जब उसने देखा कि सामने वाला आदमी कितना जवान है और उसका व्यवहार कितना शांत है, तो उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। लेकिन वह जल्दी ही अपनी पेशेवर मुस्कान पर वापस आ गई और माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिए, मैं आपकी जरूरत को पहले नहीं समझ पाई। अगर आपको 1 करोड़ ट्रांसफर कर रने हैं, तो आपको काउंटर पर जाना होगा। विजय ने सिर हिलाया और फिर उस कर्मचारी के पीछे पीछे अमित के साथ काउंटर की ओर चला गया। अभी हुई बातचीत बहुत धीमी नहीं थी और आसपास के लोगों ने भी इसे सुना। सभी मन ही मन में हैरान थे, चोरी चुपके विजय और अमित की तरफ देख रहे थे। एक व्यक्ति जो 1 करोड़ का ट्रांसफर कर रहा हो, ऑनलाइन तो शायद ध्यान खींचने वाला न हो, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा शख्स शायद ही देखने को मिलता है। खासकर इस छोटी सी बैंक शाखा में जहां ज्यादातर बुजुर्ग लोग आते हैं और पूरे दिन कोई बड़ा काम नहीं होता। बुजुर्गों के पेंशन निकालने या त्योहारों पर मिलने वाले हफे की जांच करने के अलावा कोई बड़ा लेन देन नहीं होता था। इसी समय इंतजार करने वाली जगह पर बैठी एक युवती जो फोन पर बात कर रही थी,
उसने यह बातचीत सुनी और उसका चेहरा तेजी से बदल गया, वह उत्सुक और उत्साहित हो गई। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन पर बताया, अरे भगवान, मैंने बैंक में एक सुंदर लड़का देखा है जो 1 करोड़ ट्रांसफर करना चाहता है। ये पहली बार है जब मैंने असल जिंदगी में ऐसी कोई रकम सुनी है। सच में, मजाक नहीं कर रही। फोटो खींचूं? क्या तुम पागल हो? मुझे मरवाना चाहती हो क्या? उसके साथ एक लंबा और ताकतवर अंगरक्षक भी है। शायद वह उत्साह में थी, हालांकि उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की थी। लेकिन अमित ने, जो वहां से गुजर रहा था, उसे सुन लिया और उसके मुंह का कोना अनजाने में मुड़ गया। लानत है, ये कैसी सोच है? मुझे एक भविष्य का इंटरनेट स्टार नहीं समझना तो एक बात है, लेकिन यह अंगरक्षक का तमगा क्या है? क्या तुमने कभी इतना सुंदर अंगरक्षक देखा है? हालांकि वह वापस मुड़कर उसे यह बताने के लिए ललचाया कि वह कोई अंगरक्षक नहीं है, लेकिन उसने उस आवेग को रोक लिया और खुद को ये यकीन दिलाता रहा, मैं वह इंसान हूं जो एक टॉप फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनेगा। ये तो बस मजाक है, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। इस बीच विजय काउंटर पर पहुंच गया था और उसने जवान महिला कैशियर से कहा, मुझे 1 करोड़ ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, कृपया अपनी 1 करोड़। कैशियर अपनी रोज की प्रक्रिया में अनायास ही रुक गई और 1 करोड़ की रकम सुनकर विजय को दोबारा देखने के लिए सिर उठाया और पुष्टि की, आप 1 करोड़ ट्रांसफर करना चाहते हैं? हाँ, विजय का पक्का जवाब पाकर कैशियर ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं, लेकिन यह विचार तुरंत उसके दिमाग से निकल गया और वह वापस काम करने के तरीके में लौट आई। पैसे के साथ कई सालों के काम ने उसे आम लोगों की तुलना में कम संवेदनशील बना दिया था। हालांकि वह अभी भी विजय की पहचान के बारे में उत्सुक थी, लेकिन वह बिना भावनाओं की मशीन की तरह काम करती रही, लेन देन की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूरा करती रही। क्योंकि उसके कई सालों के काम के अनुभव ने उसे सिखाया था कि ग्राहकों के पास चाहे कितना भी पैसा हो, उसे अभी भी रोज बस से जाना है और किराए के अपार्टमेंट में रहना है, जिसमें शायद ही कोई बदलाव हो। वह और ग्राहक समानांतर रेखाओं की तरह हैं, जो दिखती तो पास हैं, पर कभी मिलती नहीं हैं। कैशियर ने विजय द्वारा दिए गए दस्तावेज और बैंक कार्ड लिए और कुशलता से और विनम्रता से कहा, ठीक है सर, कृपया थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही कैशियर ने कंप्यूटर सिस्टम में विवरण दर्ज किया, अमित, जो पीछे खड़ा था, चुप था, लेकिन उसकी भावनाएं किसी और से ज्यादा तनावपूर्ण और उत्साहित थीं। 1 करोड़ शायद विजय के लिए कुछ न हो, लेकिन अमित के लिए यह एक बिल्कुल नया अनुभव था। जिसने कभी अपने बैंक खाते में 5 अंकों से ज्यादा की बचत नहीं की थी, उसके लिए 1 करोड़ उसे कई रातों तक हंसते हुए जगा सकता था, हालांकि यह पैसा उधार था। वह तो संभावित चोरों या संदिग्धों की कल्पना भी करने लगा था, सावधानी से देखते हुए आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तलाश रहा था। पास ही में वह युवती जो फोन पर बात कर रही थी, उसने जल्दबाजी में अपना फोन रख दिया और अपना मुंह ढककर फुसफुसाया, मैं लगभग पकड़ी गई थी। मुझे वीडियो कॉल नहीं करना चाहिए था, तुमने ही जोर दिया था। तुमने देखा नहीं, वह अंगरक्षक बहुत पेशेवर है, उसकी आंखें चील जैसी हैं, साफ साफ किसी बड़ी कंपनी का है। अमित के पीछे हुई इस जोरदार एक्टिंग से अनजान विजय धैर्यपूर्वक कैशियर की प्रक्रिया का इंतजार कर रहा था। आम ट्रांसफर की तुलना में विजय के 1 करोड़ के ट्रांसफर में साफ तौर पर ज्यादा जटिल प्रक्रियाएं शामिल थीं। इसमें जानकारी की पुष्टि करना, उद्देश्य के बारे में पूछना और जोखिम की चेतावनी देना शामिल था। जब विजय ने बताया कि उसका ट्रांसफर का लक्ष्य उसके पीछे खड़ा ताकतवर अमित था, तो महिला कैशियर ने एक बार फिर से ताकतवर अमित की तरफ देखा। कैशियर की नजर को देखकर अमित मन ही मन में खुश हुआ, उसने हल्के से अपने होंठ मोड़े, स्वाभाविक रूप से, और सीधा खड़ा हो गया और धीरे से अपनी मांसपेशियों को बड़ा करने के लिए सिकोड़ा। अमित की मांसपेशियों को कसने की कोशिश देखकर बैंक कैशियर चुप हो गई, मन ही मन में सोच रही थी, ये पुरुष क्यों सोचते हैं कि मेढक की तरह निकली हुई मांसपेशियां महिलाओं को आकर्षित करेंगी? क्या उन्हें नहीं पता कि ज्यादातर लड़कियां भरी हुई मांसपेशियों वाले पुरुषों की तुलना में कम मांसपेशियों वाले पतले पुरुष और को पसंद करेंगी? अमित, कैशियर के विचारों से अनजान, ने जब उसे नजरें चुराते हुए देखा, तो उसे लगा कि उसके आकर्षण ने उसे जीत लिया है और वह अंदर ही अंदर खास संतुष्ट महसूस कर रहा था। आज का दिन भी करिश्मा से भरा हुआ है। अगर सुंदर होना एक गलती है, तो मैंने इसे पूरी तरह से किया है। कुछ ही देर बाद ट्रांसफर पूरा करने वाली महिला कैशियर ने थोड़ी राहत की सांस ली, फिर ट्रांसफर की रसीद और बैंक कार्ड विजय को वापस करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपका ट्रांसफर पूरा हो गया है, कृपया अपनी रसीद ले लें। ट्रांसफर हो गया? मुझे कोई सूचना क्यों नहीं मिली? इससे पहले कि विजय कुछ कह पाता, अमित, जिसे पैसे की ज्यादा चिंता थी, आगे बढ़कर पूछने लगा, क्या आप पक्का हैं कि कोई गलती नहीं है? सर, बड़े ट्रांसफर, भले ही एक ही बैंक में हो, कभी कभी थोड़े धीमे हो सकते हैं। कृपया थोड़ा इंतजार करें और आपको जल्द ही एक सूचना मिल जाएगी। ओह, तो ऐसा है। कैशियर का जवाब सुनकर अमित को राहत मिली, लेकिन उसकी आंखें उसके फोन पर टिकी हुई थीं, जिससे पता चलता था कि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। जल्द ही उसने कुछ सोचा, विजय की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, सुनो भाई, जब पैसे आ जाएं, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करूं? अब वह तुम्हारा पैसा है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? विजय ने अपने हाथ में रखी उधार की रसीद लहराई, लेकिन मुझे तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अपनी दौलत का दिखावा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे का इस्तेमाल करने से पहले ही तुम्हें कोई धोखा दे दे। आराम से, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जो कोई भी इस पैसे से मुझे धोखा देने की हिम्मत करेगा, मैं उसका सिर घुमा दूंगा।
जैसे ही अमित अपनी मांसपेशियों को दिखा रहा था ताकि वह ताकतवर लगे, उसने अपने फोन पर एक सूचना की घंटी सुनी। उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से फोन उठाया, उसे खोला और आई हुई टेक्स्ट मैसेज को देखते हुए खुद को उत्तेजना के बीच में अंकों को गिनने के लिए मजबूर किया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मेरे पास सच में 1 करोड़ है, मेरे पास सच में 1 करोड़ है। उद्धरण चिन्ह। उत्साह से उसका चेहरा लाल हो गया। अगर वह सार्वजनिक जगह पर नहीं होता तो वह विजय को उठाकर घुमाता। फिर वह शर्म से मुस्कुराया, तुरंत संदेश का स्क्रीनशॉट लिया, अपनी व्यक्तिगत जानकारी मिटा दी और दिखावा करने के लिए उसे अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दिखावा करने के अपने प्यार के साथ इसके बारे में डींगे न मारना उसके लिए बेहद असुविधाजनक होता। थोड़ी देर बाद उसकी सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट थी। 1 करोड़ हाथ में है, फिर भी यह मेरे दिल में उस हल्की उदासी को नहीं भर पा रहा है। उसके आमतौर पर दिखावटी कैप्शन के बाद तुरंत उस संदेश का स्क्रीनशॉट था जिसमें व्यक्तिगत जानकारी मिटा दी गई थी। जल्द ही उसकी पोस्ट के नीचे कई टिप्पणियां आईं। अरे वाह भाई साहब, कुछ दिन पहले ही सी ब्रो बने थे, अब मेलनकली ब्रो बन गए। उद्धरण चिन्ह। जब मेलनकली ब्रो ने साहित्य छोड़ना चाहा था तब मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ था। क्या मेलनकली ब्रो फिर से कवि बन रहे हैं? सच कहूं तो इस आम मीम में एक अलग ही एहसास है, मैं इसे ले लूंगा। सभी लोग बैठ जाओ, तमाशा मत करो, हमारे मेलनकली ब्रो अब दिखावा करने वाले हैं। लेकिन 1 करोड़ काफी नहीं है, तुम्हें 2 और शून्य जोड़ देने चाहिए थे। अपने दोस्तों और सहकर्मियों के चिढ़ाने को देखकर अमित ने न तो समझाया और न ही बुरा माना, बल्कि वह गर्व से इंतजार कर रहा था, ये सोचकर कि जब वह एक शीर्ष फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनेगा तो वे इस पोस्ट का महत्व समझेंगे। विजय ने अमित की पोस्ट पर की गई टिप्पणियां देखीं और वह स्तब्ध रह गया। शुक्र है कि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का शौक नहीं है, वरना वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसे किस तरह की उपहास का सामना करना पड़ता। प्रेसिडेंट विजय, अब कहाँ चलें? अमित का उत्साह साफ तौर पर कम नहीं हुआ था, क्योंकि विजय को संबोधित करने का उसका तरीका भी बदल गया था। विजय ने उसे देखा और मजाक में कहा, तुमने ही तो मुझे जयपुर बुलाया था। तुम्हारी मूल योजना क्या थी? मैं। अमित ने अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए कहा, मेरी एक योजना तो थी, लेकिन तुम्हें देखकर, अब जब तुम एक बड़े बॉस बन गए हो, तो मुझे लगता है कि मेरी मूल योजना उतनी अच्छी नहीं थी। विजय ने उत्सुकता से अपनी बाहें उठाईं और पूछा, मूल योजना क्या थी? साइबर कैफे में गेमिंग। गेमिंग। इस बात का जिक्र, एक शब्द जो उसने स्नातक होने के बाद से बहुत नहीं सुना था, ने विजय को पुरानी यादों में ले गया। फिर उसने सिर हिलाया, चलो, मैंने सालों से नहीं खेला। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मेरे हाथ फड़कने लगे हैं। सच में? अमित खुश होकर बोला, मुझे सबसे ज्यादा वे दिन याद आते हैं जब हम एक साथ गेम खेलते थे। अब जब हमारे पास पैसे हैं तो हमें एक ही स्पोर्ट्स जगह पर जाना चाहिए और साथ ही खिलाड़ी किराए पर लेने चाहिए। हमें उन सपनों को पूरा करना होगा जो हम पहले नहीं कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। ई स्पोर्ट्स जगह। विजय ने पूछा, क्या एक ई स्पोर्ट्स होटल में बेहतर सुविधाएं नहीं होंगी? ई स्पोर्ट्स होटल। ये सुनकर अमित शरारती अंदाज में मुस्कुराया, आह, मुझे समझ आया कि तुम्हारी मंशा सिर्फ गेमिंग से परे है। बकवास मत करो, मेरे ऐसे कोई विचार नहीं हैं, बस मुझे लगता है कि एक ही स्पोर्ट्स होटल में माहौल बेहतर होगा। विजय ईमानदार था, अपने मौजूदा स्तर के हिसाब से उसे सच में महिला गेमिंग साथियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। कोई ऐसे विचार नहीं है तो हमें निश्चित रूप से ई स्पोर्ट्स जगह पर जाना चाहिए। अध्याय 54, इसे कहते हैं गेमिंग। लिंक्डइन ई स्पोर्ट्स हॉल एक स्थानीय हाई एंड इंटरनेट कैफे है जिसे अमित ने ऑनलाइन पाया था। यह न केवल समर्पित गेमिंग साथी सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि इसमें बिलियर्ड्स जोन और एक कॉफी चेक क्षेत्र जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र भी हैं। जैसे ही विजय अमित के पीछे पीछे ई स्पोर्ट्स हॉल में गया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल एक सामान्य इंटरनेट कैफे से अलग है। स्पष्ट रूप से हाई एंड कंप्यूटर सेटअप और तकनीकी रूप से उन्नत विशाल क्षेत्रों के अलावा फर्श पर बिछे मोटे भूरे रंग के कालीन, दीवारों पर बने गेम थीम वाले आकर्षक चित्र और पेशेवर एर्गोनोमिक गेमिंग कुर्सियां सभी इस इंटरनेट कैफे की हाई एंड रास्ता अपनाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती थीं। विजय ने लापरवाही से चारों ओर देखा और पाया कि हॉल में लगातार एक व्यापक एयर फ्रेशनिंग सिस्टम चल रहा था। कमरे में न केवल कोई अप्रिय गंध नहीं थी, बल्कि छोटी यह एक हल्की और सुखद सुगंध से भी भरा हुआ था। ये जगह बुरी नहीं है, 20 रुपये प्रति घंटा है। अमित ने विजय के कान में फुसफुसाया और फिर हैरानी में अपना सिर हिलाया, सोचो कि पहले हम अपने गृहनगर में सिर्फ 2.5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से इंटरनेट चलाते थे। पैसे अब उतने काम नहीं आते। ये सुनकर विजय भी सहमत हुआ। वह सालों से किसी इंटरनेट कैफे में नहीं गया था और उसे इतनी ज्यादा कीमतें होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि यही स्पोर्ट्स हॉल थोड़ा हाई एंड लग रहा था, लेकिन इंटरनेट की कीमतें पहले की तुलना में काफी बढ़ गई थीं। क्या कोई जुड़ी हुई सीटें उपलब्ध हैं? अमित सीधा काउंटर पर गया और मालिक को, जो अपने फोन पर गेम खेल रहा था, आवाज दी। मालिक ने उसे सुना, तुरंत अपने फोन को नीचे रखा जिसमें अभी भी एक गेम चल रहा था, सिर उठाया और अमित की ताकतवर शक्ल देखकर थोड़ा चौंका और फिर मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। अरे वाह, आपको की तनी जुड़ी हुई सीटें चाहिए? हमारे पास सीटें उपलब्ध हैं, चिंता मत करो। मुझे और मेरे दोस्त को 2 चाहिए और हम एक गेमिंग साथी भी किराए पर लेना चाहेंगे। आप एक गेमिंग साथी किराए पर लेना चाहते हैं? ये सुनकर मालिक, जो शुरुआत में अपने मोबाइल गेम में व्यस्त था, अचानक उसकी आंखें चमक उठी, वह तुरंत चौंकन
ना हो गया, उसने जबरदस्ती गेम बंद कर दिया और वह खुशी से मुस्कुराते हुए उत्साहपूर्वक बताने लगा, हमारे पास दो तरह के गेमिंग साथी हैं। एक सामान्य है, जिसकी कीमत 120 रुपये प्रति घंटा है। दूसरी में आप पोशाक चुन सकते हैं और वे ज्यादा अनुभवी हैं, जिनकी कीमत 200 रुपये प्रति घंटा है। उसके जैसे ई स्पोर्ट्स हॉल के लिए, जो एक व्यापारिक केंद्र में स्थित था और एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था, इंटरनेट शुल्क से होने वाली आय सिर्फ एक छोटा हिस्सा थी। आय के मुख्य स्रोत ई स्पोर्ट्स हॉल में ड्रिंक की बिक्री, सामान और विभिन्न सेवाओं की खपत से थे। एक उच्च लागत वाली सेवा के रूप में गेमिंग साथियों ने स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा लाभ मार्जिन प्रदान किया। इसलिए जब अमित ने महिला गेमिंग साथियों का जिक्र किया तो मालिक तुरंत चौकन्ना हो गया, ये समझकर कि एक बड़ा ग्राहक आया है। उसके इंटरनेट कैफे के स्थानीय रूप से मशहूर होने का मुख्य कारण उनकी विशेष गेमिंग साथी सेवाएं थीं। यकीनन, विभिन्न जांचों और ई स्पोर्ट्स हॉल के लंबे समय तक विकास के लिए यहां दी जाने वाली सार्वजनिक गेमिंग साथी सेवाएं अपेक्षाकृत सही थीं। हालांकि, अगर महिला गेमिंग साथी उसके ई स्पोर्ट्स हॉल के बाहर निजी तौर पर ग्राहकों से दोस्ती करती हैं, तो वह ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसका इंटरनेट कैफे कोई भी अवैध विशेष सेवाएं प्रदान नहीं करता था। 200 वाले में पोशाक चुनने का मौका मिलता है। विजय ने काम शुरू करने के बाद शायद ही कभी गेम खेले थे और उसने कभी गेमिंग साथियों को आजमाया नहीं था, इसलिए उसे यह कुछ नया लगा। हाँ, वे कस्टम पोशाकें हैं, मालिक ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ समझाया। वर्तमान में उपलब्ध क्रिसमस रेंडियर, जेके यूनिफॉर्म और नर सर की पोशाक। वाह मालिक, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। इन पोशाक के नामों को सुनकर अमित की आंखें चमक उठीं। मालिक भी हंसा, इन सभी पर बाजार शोध किया गया है। जब तक आप जैसे सुंदर लोगों को ये पसंद आता है, आप कौन सी चुनेंगे? उद्धरण चिन्ह। फिर अमित ने विजय की तरफ मुड़कर देखा। विजय भाई, तुम एक चुन लो ना। एक, विजय ने कहा, घाटी में आमतौर पर 5 लोगों की टीम नहीं होती। चलो सीधे 3 चुनते हैं। 3, अमित चकित रह गया, फिर खुशी से तारीफ करते हुए बोला, फिर भी तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है भाई। उद्धरण चिन्ह। फिर वह मालिक की तरफ मुड़कर बोला, मेरे भाई को सुना। चलो पहले 3 तरह की पोशाक चुनते हैं। वे कब तक यहाँ आएंगी? अभी अभी। उसे एक साथ 3 चुनते हुए देखकर मालिक इतना उत्साहित था कि उसकी मुस्कान कान तक पहुंच गई, और फिर उसने पूछा, क्या आप सुंदर लोगों को एक निजी कमरा चाहिए? कोई जरूरत नहीं, हमें जीवंत माहौल पसंद है, बस हमें हॉल में ही बैठा दो, लेकिन वे 5 सीटें एक साथ होनी चाहिए। अमित की बात सुनकर मालिक ने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके लिए इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद जैसे ही विजय और अमित बैठे, नर्स की पोशाक, जेके यूनिफॉर्म और लाल क्रिसमस की पोशाक पहने 3 युवतियां क्रम से चली आईं। तीनों लड़कियां सभी दिखने में अच्छी थीं और वर्दी के साथ इसने तुरंत उनके आकर्षण के मूल्य को एक पायदान ऊपर कर दिया। सफेद मोजे वाली एक नर्स, काले मोजे वाली एक जेके और हिरण के कानों वाली एक क्रिसमस की पोशाक, हर पोशाक ने लड़कों के लिए उत्साह के बिंदुओं को पूरी तरह से छुआ। जैसे ही तीनों आईं, वे अंधेरे में अचानक जलने वाली चिंगारी की तरह थीं, तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित कर रही थीं, क्योंकि एक के बाद एक लोग अपनी नजरें स्क्रीन से हटाकर तीनों लड़कियों पर चिपका रहे थे। देखो देखो, सुंदरियां हैं। अरे वाह, किस बड़े आदमी ने गेमिंग साथी लड़कियों को ऑर्डर किया है, वह भी 3। उन लंबी टांगों को देखो, जल्दी देखो। आसपास की भीड़ उत्साह से भर गई, जोर शोर से चर्चा कर रही थी, और कुछ लोग जो एक गेम टीम फाइट के बीच में थे, वह तुरंत अंदर गए और मर गए, इससे पहले कि वे इस अचानक मिले लाभ का ठीक से आनंद ले पाते। शुभ दोपहर बॉस। तीनों लड़कियां विजय और अमित के पास गईं, एक साथ झुक गईं और चिल्लाईं। उनकी आवाजें कोमल थीं और आंखें शर्मीली और लुभावनी थीं, जो लड़कों के दिल की धड़कन को पूरी तरह से छेड़ रही थीं। ये देखकर अमित मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया, खासकर जब उसने आसपास के दूसरे लड़कों की जलन भरी निगाहों को महसूस किया, जिससे वह बहुत खुश हुआ। ये देखकर विजय को अंत में समझ आया कि लड़कियां ई स्पोर्ट्स हॉल में क्यों आती हैं। एक ही स्पोर्ट्स होटल में एक साथी के साथ खेलना सभी के सामने दिखावा करने से कहीं कम संतोषजनक होता है। सिर्फ खुद खुशी से खेलना काफी नहीं है, दूसरों को ये जानना जरूरी है कि आप एक अच्छा समय बिता रहे हैं, और यही सबसे बड़ा संतोष है। आसपास के कंप्यूटरों के पीछे से निकलने वाली जलन भरी निगाहों को महसूस करते हुए विजय अमित के दिखावा करने के तरीके की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। फिर भी महिला साथियों की मजाकिया निगाहों के बावजूद विजय अपेक्षाकृत शांत रहा। इसके बजाय उसने कल्पना की कि वे पोशाकें तान्या की शीर्ष स्तरीय शक्ल पर कैसी लगेगी, शायद एक सच्ची आकर्षक। उसके बगल में अमित इतनी जोर से हंस रहा था कि वह लगभग लार टपका रहा था, लेकिन उसकी बगल की नजर ने शांत विजय को पकड़ा, जिससे वह अचानक अंदर से चौंक गया। अरे क्या हुआ? ये लड़का इस तरह से भी एक पुराने कुत्ते की तरह स्थिर रह सकता है? क्या यह एक सफल व्यक्ति का आत्मसंयम है? नहीं, मैं भी 1 करोड़ वाला हूं, मुझे विजय से कुछ संयम सीखना होगा। ये सोचकर उसने जल्दी से अपने उत्साह को थोड़ा रोका और कहा, तुम हमारे बगल में क्यों नहीं बैठ जाती? हम बाद में एक 5 लोगों की टीम बनाएंगे और हम तुम्हें जीत दिलाएंगे। बॉस एक मास्टर की तरह दिखते हैं, उनका तेज अलग है। सही है, बॉस सुंदर और कुशल दोनों हैं, हम बाद में बस तुम्हारा साथ देंगे। बॉस, हम आपको कैसे संबोधित करें? मैं यहाँ हूँ, ये लिंगलिंग है, ये के है। बस मुझे भाई साहब कहो, और मेरे दोस्त को तुम प्रेसिडेंट विजय कह सकती हो। समझ गए? भाई साहब टिल्डा, प्रेसिडेंट विजय इतने सुंदर हैं टिल्डा।
दोनों बड़े भाई बिल्कुल बॉस की तरह दिखते हैं, सुंदर और सफल दोनों। मीठी और मोहक आवाजें अमित के कानों को लगातार छेड़ने वाले तारों की तरह थीं, जिससे उसे अपना खून बहता हुआ महसूस हुआ। उसके नथुने थोड़े फूल रहे थे, उसकी सांस भारी थी। अगर उसे अब लड़ाई में जाना होता तो उसे लगता कि वह एक दर्जन और को मार सकता था। विजय अमित की तरह उत्साहित नहीं था, लेकिन तारीफ करने वाली लड़कियों के एक समूह से घिरा हुआ उसे स्वाभाविक रूप से खुशी और आराम महसूस हुआ। ईमानदारी से कहूं तो इस महिला साथी सेवा में कुछ तो है। एक का शायद कोई खास असर न हो, लेकिन तीन का आपको घेरे रहना, लगातार महिला आकर्षण को उजागर करना, भले ही यह सिर्फ उनकी आवाजें और साधारण क्रियाएं हों, किसी भी पुरुष को उत्साह से उबालने के लिए काफी है। ये महिला साथी न केवल भावनात्मक मूल्य प्रदान करती हैं, बल्कि आवाज, पोशाक और बातचीत में भी ग्राहकों को बहुत संतुष्ट कर सकती हैं, जो युवा लोगों के लिए एक नई सेवा उद्योग के रूप में गिना जाता है। जल्द ही पांचों ने अपने खातों में लॉग इन किया और घाटी में प्रवेश किया। कुछ ही मिनटों में विजय ने एक एडीसी के रूप में पहली लहर में हरमिनियन को पूरी तरह से मारा और तुरंत सपोर्ट किया से प्रशंसा मिली। प्रेसिडेंट विजय, आप कमाल के हैं। एक भी निशाना नहीं चूके, हमारी बॉट लेन निश्चित रूप से स्थिर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अन्य दो लड़कियां, भले ही उन्होंने विजय का ये काम न देखा हो, तुरंत बोली, प्रेसिडेंट विजय बहुत बढ़िया हैं। प्रेसिडेंट विजय, आप बहुत ताकतवर हैं। मीठी तारीफें। हालांकि विजय जानता था कि यह उनके काम का हिस्सा है, फिर भी बिल्कुल सुखद लगी। हालांकि अमित बिना किसी खास चाल को चलाए लगातार खेल रहा था, तीनों महिला साथियों ने उसे नहीं छोड़ा, तारीफ करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढती रहीं। वाह, भाई साहब ने उन्हें कितना अच्छा परेशान किया, समय बहुत शानदार है। उद्धरण चिन्ह। भाई साहब, वह चाल शानदार थी, निश्चित रूप से एक पेशेवर। भले ही भाई साहब को पहले हिट मिली, लेकिन उन्हें एक अतिरिक्त मिनियन मिला, इसे कहते हैं विस्तार। अपने आसपास की तीनों लड़कियों से मिली तारीफें सुनकर अमित अंदर से उत्तेजित महसूस कर रहा था, जैसे कि वह खुद युद्ध का देवता हो, पांचों से मुकाबला करने के लिए तैयार। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राटों, बॉस के पास चापलूस होते हैं। यह नहीं है कि वे भ्रमित हैं या उनमें विवेक की कमी है, बल्कि इसलिए कि तारीफ का आनंद लेना हर इंसान के दिल में एक अंतर्निहित जरूरत और इच्छा है। और ये तारीफें वर्द डॉट। अध्याय 55। एक और खेप। विजय और अमित, तीन आकर्षक गेमिंग साथियों के साथ घाटी में एक शानदार लड़ाई लड़ रहे थे, जो धीरे धीरे और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी। कुछ लोग तो उनके पांचों के पीछे खड़े होकर उन्हें खेलते हुए देख रहे थे। गेम खेलना बिल्कुल ताश खेलने जैसा है। हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को खेलते हुए देखने में मजा आता है। यह उन लोगों के लिए भी मजेदार होता है जो खेलते हैं और उन लोगों के लिए भी जो देखते हैं। सामने बैठे मालिक ने स्थिति पर ध्यान दिया, लेकिन इसे रोका नहीं। उसने इस अवसर का फायदा उठाकर अपने इस और स्थल पर गेमिंग साथियों को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे गेम 10 मिनट के निशान तक पहुंचा, अभ्यास की कमी के कारण विजय और अमित के कौशल का अंतर दिखने लगा। यहां तक कि सिल्वर रैंक के मैच में भी विजय और अमित, जो उपकरणों से और बदले हुए कौशल से अनजान थे, उन्हें विरोधियों ने पहचान लिया और उन पर दबाव पड़ने लग इसी समय पहले जलन करने वाली भीड़ को आखिरकार अपनी भड़ास निकालने का एक तरीका मिल गया और उन्होंने सभी ने मजाक और उपहास करना शुरू कर दिया। हीरो की दक्षता बहुत कम है, इतने सारे कौशल छूट गए। टीम फाइट की समझ की कमी है, ड्रैगन से लड़ने का समय हो गया है, फिर भी वे टॉप लेन पर जा रहे हैं। लगता है कि लड़कियों के साथ होने पर भी प्रतिद्वंद्वी से हारना मजेदार नहीं होता। अपने पीछे हो रहे उपहास को सुनकर अमित के गाल लाल हो गए और एक पल की गलती के कारण वह एक दीवार में घुस गया और तुरंत विरोधी टीम द्वारा विश्व स्तर पर मजाक उड़ाया गया। इस समय पास के गेमिंग साथियों की चापलूसी भी मदद नहीं कर सकी। लोग ऐसे ही होते हैं, भले ही 10 लोग आपकी तारीफ करें, सिर्फ एक व्यक्ति की आलोचना आपके मिजाज को खराब कर सकती है, जिससे तारीफों से मिली पिछली सारी खुशी मिट जाती है। अपमानित होने और हर किसी के देखते हुए फाउंटेन में फंस जाने के बाद अमित ने अपना 0-1-1-1 का स्कोर देखा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से परिणाम स्क्रीन छोड़ दी। अपने पीछे की हंसी सुनकर वह एक गड्ढे में रेंगना चाहता था, यहां तक कि शुरुआत में किए गए दिखावे पर भी पछतावा हुआ। हालांकि विजय अपेक्षाकृत शांत रहा, ये समझते हुए कि पीछे खड़े लोग जानबूझकर ऐसा कह रहे थे, बस उन्हें दिखावा करने के लिए, शर्मिंदा देखने के लिए। लेकिन दिखावा यह आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो क्या आप शर्मिंदगी से डरते हैं? विजय ने सीधे सेवा बटन दबाया और सामने बैठे मालिक सभी की नजरों में जल्दी से पास आए। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, सुंदर, गेम कैसा था? क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने बहुत समय से नहीं खेला, मेरे हाथ जंग लगे हुए हैं, बस एक गेम हार गया। ये सुनकर मालिक का चेहरा थोड़ा बदल गया, फिर उसने कहा, आपका मतलब है कि आप एक और कुशल महिला साथी के साथ खेलना चाहते हैं? ये सुनकर कई लोगों ने चुपके से सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से खेल में जीतने के लिए लड़कियों की मदद लेना इन अनुभवी गेमर्स की नजरों में शर्मनाक माना जाता है। कुछ लोग तो मुड़ गए और जाने की तैयारी करने लगे, ये सोचकर कि उत्साह खत्म हो गया है और यह सब अब उबाऊ है। तुम मेरी बात नहीं समझे। विजय ने शांति से समझाया, मुझे मजबूत साथी की जरूरत नहीं है, बल्कि कमजोर विरोधियों की जरूरत है। कमजोर विरोधी? मालिक अभी भी पूरी तरह से नहीं समझा। आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ कम रैंक वाले खाते उधार दूं? खाते उधार क्यों लें, सीधे लोगों को बुलाओ। विजय ने अपने बगल में बैठी महिला गेमिंग साथियों की तरफ इशारा किया और कहा, इनकी तरह 5 और को हमारे सामने बैठाने के लिए बुलाओ, मुझे एक 5v5 कस्टम
गेम चाहिए। आप अपने विरोधी के रूप में 5 और महिला साथियोों को बुलाना चाहते हैं। जैसे ही ये शब्द गिरे, न केवल मालिक सदमे में था, बल्कि सभी दर्शकों ने भी अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या 200 प्रति घंटा 5 और को बुलाना, क्या यह एक और 1000 प्रति घंटा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। इस तरह से हिसाब लगाएं तो एक दोपहर ऑनलाइन खेलने का खर्च 7 या 8 हजार रुपये आएगा। क्या अमीर लोग ऐसे गेम खेलते हैं? यार, मुझे अचानक मेरी जिंदगी बहुत नीरस और बेस्वाद लगने लगी है। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हें तुरंत लाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस समय बॉस को भी एहसास हुआ और उसका लाल मोटा चेहरा उसके वर्तमान उत्साहित दिल को दिखा रहा था। एक बड़ा ग्राहक, अब यह एक बड़ा ग्राहक है। लोगों ने कराओके में कई हजार खर्च करने के बारे में सुना है और बार में कई हजार खर्च करने के बारे में। किसने एक इंटरनेट कैफे में कई हजार खर्च करने के बारे में सुना है? मालिक बहुत खुश होकर तैयारी करने के लिए जल्दी से चला गया। इसका अच्छी तरह से प्रचार किया जाना चाहिए। ये स्पोर्ट्स स्थल के लिए उच्च स्तरीय उपभोक्ता बाजार की तरफ बढ़ने का एक मील का पत्थर है। विभिन्न वेशभूषा में सजी 5 युवतियों को सफलतापूर्वक बुलाने के बाद अचानक मालिक के दिमाग में एक विचार आया। चूंकि इसका अच्छी तरह से प्रचार किया जाना है, तो क्यों न इसे और ज्यादा जीवंत बनाया जाए, सीधे बार के तरीके को अपनाया जाए। जो बार में होता है, जो कराओके में होता है, वह हमारे स्पोर्ट्स स्थल में भी होगा। मुख्य बात ग्राहकों को सम्मान देना, पुरुष खिलाड़ियों के दिलों को जगाना है। फिर उत्साहित मालिक ने सामने की तरफ जल्दी से काम किया, जिसके बाद स्पोर्ट्स स्थल के सभी कंप्यूटरों की स्क्रीन पर एक चमकदार लाल प्रसारण दिखाई दिया। मशीन 168 पर श्री विजय को 8 प्रीमियम साथी को ऑर्डर करने के लिए धन्यवाद। जीवन के खेल का आनंद लेने के लिए हजारों का खर्च करने के लिए श्री विजय को बधाई देने के लिए इसी स्पोर्ट्स स्थल में सभी खिलाड़ियों को एक अतिरिक्त घंटा ऑनलाइन समय मिलता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अरे, हम सभी को एक अतिरिक्त घंटा ऑनलाइन समय मिलता है। अरे, ये हो रहा है। इस प्रसारण को रिकॉर्ड करके दोस्तों के साथ साझा करने की जरूरत है। निश्चित रूप से इंटरनेट कैफे में एक ऐतिहासिक क्षण। ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं बस श्री विजय महान है चिल्लाना चाहता हूँ। सही है, श्री विजय महान है। श्री विजय महान है। हॉल में उत्साहित आवाजों के साथ निजी कमरों और पड़ोसी क्षेत्रों में खिलाड़ी भी स्क्रीन पर प्रसारण देखकर उत्सुक हुए और ये देखने के लिए बाहर आए कि क्या हुआ है। जब तक उन्होंने नर्स, फ्लाइट अटेंडेंट, जेके, टीचर, क्रिसमस की पोशाक पहने 8 युवतियों को 2 पुरुषों के चारों ओर घेरे हुए नहीं देखा, तब तक हर कोई पूरी तरह से सदमे में था। अरे, क्या मैं गलत जगह आ गया? नहीं, मैं कल ही यहाँ था। उद्धरण चिन्ह। साफ है, एक अमीर धनी व्यक्ति आया है। एक इंटरनेट कैफे में अमीर लोगों का अनुभव गैर अमीरों से एक अलग दुनिया जैसा है। अल्पविराम। पहले गेम को छोड़कर पूरे दोपहर जीतने के बाद विजय और अमित ने आखिरकार अपने खुशी भरे गेमिंग सत्र को समाप्त किया। और उनके 2 पुरुषों द्वारा 8 महिलाओं को ऑर्डर करने के शानदार कार्य ने विभिन्न सामाजिक समूहों में फैला, जिससे स्थानीय रूप से काफी हलचल मच गई और कई लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे थे। इस बीच इसी स्पोर्ट्स स्थल ने भी कुछ अस्थायी प्रसिद्धि हासिल की। मालिक ने अपने सोशल मीडिया खातों और समूहों पर छूट की घोषणाएं पोस्ट करने के अवसर का फायदा उठाया। अगले 3 दिनों के लिए सभी गेमिंग साथियों पर 20% की छूट दी गई। पहले आओ पहले पाओ। जैसे ही संदेश पोस्ट किया गया, उस रात 10 से ज्यादा गेमिंग साथियों का शेड्यूल पूरी तरह से बुक हो गया, जिससे मालिक खुशी से झूम उठा। जब विजय और अमित स्पोर्ट्स स्थल से निकले, तो मालिक ने व्यक्तिगत रूप से सभी महिला गेमिंग साथियों को दरवाजे पर उन्हें विदा करने के लिए बुलाया। विजय और अमित को बाहर देखते हुए मालिक ने महिला साथियों को सम्मानपूर्वक जोर से चिल्लाने के लिए कहा, अलविदा प्रेसिडेंट विजय, प्रेसिडेंट अमित। किसी भी समय वापस स्वागत है। उसी समय लड़कों का एक समूह जो अभी अभी स्पोर्ट्स स्थल में प्रवेश कर रहा था, उसने देखा कि लड़कियों की 2 पंक्तियां विजय और उसके दोस्त के सामने एक साथ झुक रही हैं, जिससे वे अवाक रह गए। यार, क्या मैं गलत जगह आ गया? नहीं, मैं कल ही यहाँ था। साफ है, एक अमीर बड़ा आदमी आया है। एक इंटरनेट कैफे में अमीर लोगों का अनुभव गैर अमीरों से एक अलग दुनिया जैसा है। हैरान चेहरों को देखकर अमित विजय की तरफ तारीफ से देखने से खुद को नहीं रोक पाया और ईमानदारी से कहा, भाई, दिखावा करने की बात आती है तो तुम सच में जानते हो कि यह कैसे किया जाता है। इस अनुभव के बाद मुझे गहराई से महसूस होता है कि आम लोग मजे के लिए गेम खेलते हैं, जबकि अमीर लोग जीवन का खेल खेलते हैं। अध्याय 56। वो लड़की जो पीछे बैठती थी। ई स्पोर्ट्स स्टेडियम से बाहर आते ही बहुत देर तक बैठे रहने के बाद मयंक ने आराम से अंगड़ाई ली और उसके पूरे शरीर से कड़कड़ की आवाज आई, जैसे पटाखे फूट रहे हों। अपने विशाल शरीर और फैली हुई बाहों के साथ वह एक विशाल भालू की तरह दिख रहा था। आज का ऑनलाइन सेशन मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार अनुभव था। मयंक ने संतुष्टि से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई अर्जुन, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अपना नाम बनाना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर ही भरोसा करना होगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है, अब तुम्हें इस पर खुद चलना होगा। हाँ, मुझे पता है, पता है। मयंक उत्साह से भर गया था। पहले मुझे अमीर लोगों की जिंदगी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन आज के सेशन के बाद मुझे एहसास हुआ कि अमीर और गरीब की दुनिया एक ही आसमान के नीचे भी बिल्कुल अलग हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं वापस जाऊंगा और प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी करूंगा। डायरेक्टर हे ने पहले ही मेरे लिए विदेशी कोच से संपर्क करना शुरू कर दिया है। मयंक को उत्साह से हाथ मलते देख अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया।
वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे पहाड़ की चोटी पर अकेले खड़े होकर नज़ारे देखना पसंद हो। लोग सामाजिक प्राणी हैं, वे हमेशा अपने आसपास भरोसेमंद साथी चाहते हैं। अगर वह वास्तव में दौलत की चोटी पर पहुंच जाए, लेकिन उसके पास कोई न हो, तो वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। इसलिए वह जब भी हो सके अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था। बेशक शर्त यह थी कि वे उसके विश्वास और मदद के लायक हों। वैसे अर्जुन, क्या तुम अभी भी रिया के संपर्क में हो? इस समय मयंक ने अंधेरा होते आसमान की तरफ देखा, अपना फोन निकाला और कहा, मैंने अभी अभी अपनी लोकेशन के साथ एक पोस्ट डाला और रिया ने कमेंट किया कि वह भी पानीपत में है। वह कह रही थी कि पुराने दोस्त बहुत समय बाद मिले हैं, शायद आज रात हम मिल सकते हैं। रिया, अर्जुन ने एक पल के लिए अपने दिमाग पर जोर दिया, फिर उसे हाई स्कूल की वो पोनीटेल वाली लड़की याद आई जो उसके पीछे बैठती थी। उस समय उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी, लेकिन हाई स्कूल से निकलने और अलग होने के बाद वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, खासकर नौकरी शुरू करने के बाद। इसलिए अर्जुन को अपनी पुरानी यादों में बहुत देर तक ढूंढना पड़ा, तब जाकर उसे इस भोली और शर्मीली लड़की की याद आई। वह पानीपत में कैसे आ गई? अर्जुन को हैरानी हुई, क्या उसका गृहनगर भी हमारा वाला नहीं था? मैंने सुना है कि वह पहले दिल्ली में काम कर रही थी, लेकिन उसका बॉस भाग गया। उसके बाद उसने कई कंपनियों में नौकरी ढूंढी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। मयंक ने आह भरी। बाद में जब उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उसने 2 साल तक पार्ट टाइम काम और कम खर्चों से गुजारा किया और अंत में पानीपत के लिए सरकारी परीक्षा पास कर ली। वह यहाँ सरकारी नौकरी करने लगी। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, अगर वह सरकारी परीक्षा देना चाहती थी तो अपने गृहनगर में क्यों नहीं दी? शायद वह वापस जाकर अपनी जिंदगी को किसी के हिसाब से ढालने से डरती थी। मयंक ने कंधे उचकाए। मैंने सुना है कि वह अपने गांव की अकेली लड़की है जिसने कॉलेज की पढ़ाई की है। अगर वह बाहर असफल होकर वापस जाती, तो शायद उसे शादी का दबाव झेलना पड़ता, एक सामान्य आदमी से उसकी शादी करवा दी जाती और बच्चे होते और उसकी जिंदगी का सफर जल्दी ही खत्म हो जाता। अपने स्वभाव के कारण वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहती होगी, है ना? ये सुनकर अर्जुन को धीरे धीरे उसकी जवानी की शर्मीली यादें ताज़ा हो गईं। अपनी सादगी और शांत स्वभाव के बावजूद वह एक जिद्दी लड़की थी, जिसका बड़े शहरों में रहने का एक पक्का सपना था। लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल किया और रिया आखिरकार बड़े शहर में नहीं रह सकी। इसे एक अलग नजरिए से देखें तो पानीपत में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में रहना उसके लिए एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है। कम से कम उसने एक छोटे से गांव से आकर अपनी कोशिशों से अपनी जिंदगी की राह बदल दी थी। ये सोचकर अर्जुन ने अचानक उत्सुकता से पूछा, मयंक, क्या तुम पहले उसके साथ करीब थे? तुम उसे काफी अच्छे से जानते हो। हाँ। जब ये बात आई तो मयंक ने अर्जुन की तरफ चुपके से देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन हिचकिचा रहा हो। ये देखकर अर्जुन ने माथे पर शिकन डाली और जोर देकर कहा, बोलो, तुम एक बड़े आदमी होकर इतने शर्मा क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। दरअसल मेरा उससे संपर्क तुम्हारे कारण ही था। मेरे कारण? अर्जुन ने माथे पर शिकन डाली, उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैंने उससे वादा किया था कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब इतना समय हो गया है, तुम्हें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मयंक ने सिर खुजाया, अजीब तरह से हंसा और समझाया, कुछ साल पहले मुझे लगता है रिया के सरकारी परीक्षा पास करने के ठीक बाद उसने खुद मुझे मैसेज किया। शुरू में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पता चला कि वह ज्यादातर तुम्हारे बारे में ही बात करना चाहती थी। अर्जुन के हैरान चेहरे को देखकर मयंक ने फिर से सिर खुजाया, मुस्कुराते हुए आगे कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि उसे मिडिल स्कूल से तुम पर क्रश था। ये सुनकर कि तुम दिल्ली में थे, वह मेरे जरिए तुम्हारी हालचाल जानना चाहती थी। मुझ पर क्रश था। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं, उस भोली लड़की को याद किया जो उससे बात करते समय कभी कभी शर्मा जाती थी, और अचानक उसे एहसास हुआ, तो उस समय उसने जो कुछ भी किया। हाँ अर्जुन, तुम अपनी परीक्षा की तैयारी पर इतना ध्यान दे रहे थे कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया, और अपने स्वभाव के कारण वह तुम्हें बता भी नहीं पाए। मयंक ने पछतावे से सिर हिलाया, ये रिया कितनी जिद्दी है, कौन सोच सकता था कि वह तुम्हें इतने लंबे समय से पसंद करेगी, यहाँ तक कि कॉलेज से निकलने के बाद भी वह तुम्हारे बारे में पूछने आती थी। जब उसे पता चला कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, तो उसने तुमसे मिलना बंद कर दिया, बस कभी कभी बात करते समय तुम्हारा हालचाल पूछ लेती थी। ये सुनकर अर्जुन का चेहरा थोड़ा उलझ गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया और उसके बीच ऐसी कोई कहानी भी थी। ये सोचकर उसने अपनी भौहें उठाईं और अपने बगल में खड़े मयंक की तरफ देखा और कहा, तुम भी कमाल हो, मुझसे यह बात इतने लंबे समय से छिपा कर रखी। हाँ, नहीं, रिया ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मयंक ने तुरंत समझाया, साथ ही ये देखकर कि उस समय तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं नहीं चाहता था कि इससे कोई गलतफहमी हो। फिर उसने गंभीर होकर कहा, और अगर तुम्हें लगता है कि यह सही नहीं है, तो मैं रिया का बुलावा अभी मना कर दूंगा। आखिर मैं उसे ज्यादा अच्छे से नहीं जानता, हम साल में 2 या 3 बार ही संपर्क करते हैं, और हर बार वह तुम्हारे बारे में कुछ सवाल पूछती है। अर्जुन, तुम तय करो, क्या तुम रिया का बुलावा स्वीकार करना चाहते हो या नहीं? मैंने अभी तक उसे नहीं बताया है कि तुम यहाँ हो। ये सुनकर अर्जुन एक पल के लिए रुक गया, वह हिचकिचा रहा था। मयंक ने फिर शरारती चेहरा बनाया, उसके पास झुककर कहा, एक लड़की ने तुम्हारे लिए इतने साल इंतजार किया है, क्या तुम इतने पत्थर दिल हो कि उससे एक बार मिलोगे भी नहीं?
उसने अपनी भावनाएं तुम्हारे लिए छिपा कर रखी, हाई स्कूल में तुम्हारी पढ़ाई में बाधा डालने के डर से, बाद में तुम्हारे रिश्ते में दखल देने के डर से। वह कितनी अच्छी लड़की है और वह बहुत प्यारी भी दिखती है। क्या तुमने बहुत ज्यादा मीठे आलू खा लिए हैं? उनका असर दिखा रहे हो, है ना? अर्जुन ने मयंक के शरारती चेहरे की तरफ देखा। डांटने के बाद भी मयंक को गुस्सा नहीं आया। उसने कंधे उचकाए और कहा, तो क्या तुमने फैसला कर लिया है, जा रहे हो या नहीं? उद्धरण चिन्ह। जाओ। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? अर्जुन ने हिचकिचाना बंद कर दिया और शांत भाव से कहा, भले ही वह तुम्हारे खर्चे पर खाने के लिए हो, मुझे जाना है। ये कहकर वह सीधे सड़क की तरफ टैक्सी बुलाने चला गया। भूलना मत, चूंकि तुम इस मिलन के इतने शौकीन हो, ये खाना तुम्हारे खर्च पर है। हाँ, धिक्कार है। जब तुम दोनों पुराने प्रेमी मिल रहे हो तो मैं क्यों भुगतान करूं? तुम्हारा क्या मतलब है? एक 6 फुट 3 का दानव पुराने दोस्त से मिल रहा है और तुम चाहते हो कि लड़की बिल दे? मैं? ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बिचौलिए की भूमिका निभाऊंगा। तो तुमने खाने के लिए कहाँ जाने का फैसला किया है? मैंने देखा है, पास में एक मिशेलिन 3 सितारा रेस्टोरेंट है जिसका नाम स्वादिष्ट रसोई है, चलो वहीं चलते हैं। क्या स्वादिष्ट रसोई? तुम होश खो रहे हो, है ना? अध्याय 57, लड़कियों का भी व्हाइट मूनलाइट होता है। बहन रीना, मैं इससे बचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मुझे आज रात सच में कुछ काम है। किराए के कमरे के अंदर कंधे तक काले बालों वाली रिया अपने कपड़े के किनारे को नोच रही थी। बिस्तर पर टांगे मोड़कर बैठी थी। उसका छोटा चेहरा शर्मिंदा लग रहा था। एक हाथ से फोन पकड़े हुए बोल रही थी, मैं जानती हूँ कि आपका भतीजा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप मेरी चिंता करती हैं और विभाग में हर कोई मेरी परवाह करता है, लेकिन मैं सच में फोन को कांपता हुआ महसूस करते हुए रिया ने अनजाने में अपनी नजर हटा ली और स्क्रीन पर देखा तो उसने देखा कि मयंक का मैसेज आ रहा था जिसमें अर्जुन का नाम था, जिससे वह थोड़ा चौंक गई। रिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, कुछ नहीं बहन रीना, माफ करना, कुछ काम आ गया है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? नहीं रिया, रुको। बीप। फोन काटते हुए रिया ने जल्दी से और अजीब तरह से कॉल इंटरफेस से बाहर निकलकर चैट ऐप खोला और मयंक का मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि अर्जुन भी उसके साथ था। उसकी साफ और चमकदार आंखें धीरे ध बड़ी ईरे चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों में हैरानी और उत्साह की झलक थी। फिर ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा। उसका भाव थोड़ा बदल गया। उसके चेहरे पर खुशी थोड़ी कम हो गई। जैसे ही उसने जल्दी से टाइप किया और पूछा, मयंक, क्या अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सप्ताहांत के लिए पानीपत आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। गर्लफ्रेंड? ओह, तुम्हारा मतलब पिछली वाली से है। उनका तो बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया। बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया। रिया इतनी खुश हुई कि वह लगभग चिल्ला उठी। फिर उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। सौभाग्य से वह घर पर थी। अगर वह ऐसा सामने करती तो बहुत असभ्य लगता। ये सोचकर उसने एक पल के लिए सोचा और फिर से टाइप किया, तो वह ठीक है? क्या वह दिल टूटने की वजह से यात्रा कर रहा है? अर्जुन और मैं तुम्हें रात के खाने के लिए बुला रहे हैं। स्वादिष्ट रसोई में एक टेबल बुक की है, अगर तुम खाली हो तो आने की कोशिश करो। स्वादिष्ट रसोई? वह जगह बहुत महंगी लगती है। रिया हैरान थी, लेकिन मयंक की टोन से ऐसा लग रहा था कि वह सलाह नहीं बल्कि सूचना दे रहा था। उसके पास मैं अभी आ रही हूँ का जवाब देने और फोन रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वाह। अपने छोटे बिस्तर पर टांगे मोड़कर बैठी उसने अनजाने में एक सांस छोड़ी। उसका छोटा चेहरा अभी भी लाल था। अर्जुन सच में यहाँ है। रिया के दिमाग में उस लड़के की यादें भर गईं जो उसके सामने बैठता था, जो हमेशा कक्षा में ध्यान से सुनता था और जिसकी शिक्षक अक्सर तारीफ करते थे। वह अपनी परीक्षा पर इतना ध्यान देता था कि वह ब्रेक के दौरान भी मन लगाकर पढ़ता था। शायद दूसरों ने अर्जुन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिया, जो 2 साल तक उसके तिरछे पीछे बैठी थी, जानती थी कि वह अपनी पढ़ाई में कितना गंभीर और मेहनती था। खासकर जब कभी कभी बाहर की धूप खिड़की से छनकर अर्जुन के चेहरे पर पड़ती तो उसके पहले से ही अच्छे चेहरे की विशेषताओं को एक हल्की सुनहरी चमक से सजा देती। उस पल ने रिया को पूरी गर्मी के लिए चकित कर दिया था। मैंने उसे इतने सालों से नहीं देखा है, मैं सोचती हूँ कि अब वह कैसा दिखता होगा। उद्धरण चिन्ह। रिया ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि अर्जुन एक वयस्क के रूप में कैसा दिखता होगा। क्या वह अब एक मोटा आदमी बन गया होगा? ये सोचकर उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसके कंधे तक के बाल उसके आंदोलनों के साथ घास के ब्लेड की तरह हिल रहे थे। नहीं नहीं, अपने मेहनती स्वभाव के कारण वह निश्चित रूप से खुद को जाने नहीं देगा। क्या वह अब और भी ज्यादा सुंदर हो गया होगा? मैंने सुना है कि वह पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, शायद वह सूट में बहुत तेज दिखता होगा। ओह, मैं क्या सोच रही हूँ, कोई भी लापरवाही से सूट नहीं पहनता, वह यकीनन। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। अरे अरे रिया, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? तुमने क्या कहा? कौन सा सूट? क्या तुम चाहती हो कि मैं और अर्जुन सूट पहने? खुद से बुदबुदाते हुए रिया ने अचानक फोन से मयंक की आवाज सुनी, जिससे वह चौंक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से मयंक को एक वॉइस चैट भेज दी थी और जल्दी से लाल चेहरे के साथ समझाया, ओह, मैंने गलत बटन दबा दिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वह बस टीवी की आवाज थी, मैं नहीं बोल रही थी। मैं आ रही हूँ। जल्दी से कॉल काटते हुए रिया ने अपना फोन अपनी छाती से लगा लिया। उसका चेहरा लाल था। वह तेजी से सांस ले रही थी, एक छोटी लड़की की तरह जिसने कुछ गलत किया हो।
यह एक बार फिर पुष्टि करने के बाद कि वॉइस चैट खत्म हो गई थी, उसने एक छोटी सी सांस छोड़ी और खुद से सोचा, मैं अब और बेवकूफ़ी नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से जाना होगा, अर्जुन को इंतजार नहीं करवा सकती। ये सोचकर वह तुरंत उठी और अलमारी की तरफ दौड़ी, लेकिन अंदर एक दर्जन से ज्यादा साफ और प्यारे कपड़े देखकर वह अचानक दुविधा में पड़ गई। मुझे वो नई ड्रेस खरीद लेनी चाहिए थी जो मुझे कल पसंद आई थी। डॉट 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 स्वादिष्ट रसोई। अर्जुन और मयंक वेटर के मार्गदर्शन में खूबसूरत ढंग से सजे हुए हाई एंड गलियारे में चल रहे थे। हालांकि मयंक आखिरकार बिल देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अर्जुन ने असल में पहले ही तय कर लिया था कि छोटी वह इस मुलाकात के लिए भुगतान करेगा। वह केवल मयंक को चिढ़ा रहा था, लेकिन 1 लाख मिलने के बाद भी मयंक की खर्च करने की आदतें ज्यादा नहीं बदली थीं। अर्जुन उसकी बातों से समझ सकता था कि वह 1 लाख मयंक के दिमाग में प्रतियोगिता की तैयारी के लिए थे, न कि उसकी व्यक्तिगत जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए। इस कारण से अर्जुन को मयंक के आगामी मैच के लिए और ज्यादा आत्मविश्वास मिला। अगर मयंक ने 1 लाख मिलने के बाद अचानक ऐसे खर्च करना शुरू कर दिया होता जैसे उसने लॉटरी जीती हो, तो अर्जुन चिंतित होता। शुक्र है, हालांकि मयंक लापरवाह लग रहा था, वह समझता था कि क्या महत्वपूर्ण है और वह जानता था कि उसे महत्वपूर्ण मामलों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वास्तव में मयंक का आत्मा अनुशासन हमेशा से मजबूत रहा है, अन्यथा वह बिना पैसे या सहायता के अपने शरीर को इस स्तर तक नहीं बना पाता। केवल शरीर के वसा प्रतिशत को औसत से बहुत नीचे बनाए रखना ही उसके आत्मा अनुशासन को दर्शाता है। नर्म और कोमल कालीन पर चलते हुए जहां मयंक पिछली बार की तरह नर्वस नहीं था, वह अभी भी इन रेस्टोरेंट्स की विलासिता से कुछ हद तक चकित था। अपने बगल में अर्जुन को देखकर उसने खुद से बुदबुदाया, मैं सोचता हूं कि अर्जुन ने कितनी फैंसी चीजों का आनंद लिया होगा कि वह इतना शांत है। लानत है, अमीर लोगों का संयम स्पष्ट रूप से पैसे से पोषित होता है। निजी कमरे में प्रवेश करते ही एक छोटे पत्थरों से बना एक छोटा बगीचा गोल मेज के केंद्र में प्रदर्शित था, जो रोशनी में विशेष रूप से सुंदर लग रहा था। जैसे ही मयंक ने निजी कमरे में प्रवेश किया, वह चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने होठों को थपथपाते हुए कहा, अमीर लोगों के खाने की जगहें हमेशा इतनी अच्छी लगती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई पैसा कमाना पसंद करता है। बिना पैसे के शायद इस दुनिया की 80% से ज्यादा चीजों का आनंद नहीं लिया जा सकता। अपनी सीट पर बैठे अर्जुन ने मेनू को देखा और उन शब्दों को सुनकर ऊपर देखा, हंसते हुए कहा, यह क्या है? पैसा कमाने की तुम्हारी प्रेरणा मजबूत हो रही है। बेशक, अच्छी चीजें देखने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें पाने की इच्छा होती है। मयंक अर्जुन के बगल में बैठ गया, मेनू के दामों पर एक नजर डाली, उसकी पलकें फड़फड़ाईं और जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। भूल जाओ, इन बेतुके दामों को संभालने के लिए मेरी क्षमताएं अभी पर्याप्त नहीं हैं, मेरा दिल बस इसे नहीं ले सकता। बस 2-4 पकवानों की कीमत मेरे कई दिनों के रहने सहने के खर्चे के बराबर है। ये कहते हुए ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा है, उसकी आंखें घूम रही थीं। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि रिया अब कैसी है? हालांकि मैंने उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ा है, वह शायद ही कभी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती है, जो कुछ बार वह करती है वह स्पष्ट रूप से उसके काम के लिए आवश्यक प्रचार सामग्री होती है। ये सुनकर अर्जुन, जो पकवान चुन रहा था, रुक गया। कई साल पहले हाई स्कूल के दृश्यों को याद करते हुए अपने पीछे बैठी लड़क बड़ी ई के बारे में सोच रहा था। याद करते हुए मुझे याद है कि वह काफी साफ सुथरी और शांत थी, एक अच्छा स्वभाव, शायद इतने सालों में ज्यादा नहीं बदली होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे याद है कि वह काफी अच्छी दिखती थी, अगर वह इतनी शर्मीली और शांत नहीं होती, तो वह कक्षा की सबसे खूबसूरत लड़की होती। ऐसा लगता है कि उस समय बगल की कक्षा का एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। ये कहते हुए मयंक मुस्कुराया और मजाक किया, लेकिन फिर भी हमारे भाई अर्जुन में आकर्षण है, रिया के दिल में तुम्हारे लिए ही जगह है। मुझे यह अजीब लगता है कि तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी गपशप करना पसंद करता है। क्या मुझे वह 1 लाख वापस ले लेना चाहिए और फिटनेस के बजाय तुम्हें एक जासूस होना चाहिए? अरे नहीं नहीं भाई अर्जुन, मैं गलत था, बस मजाक कर रहा था। खट खट खट। जैसे ही दोनों कैजुअली बात कर रहे थे, निजी कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया गया और फिर धीरे धीरे एक गैप खुला, एक नाजुक चेहरा बाहर से अंदर झांका। क्या आप मयंक हैं? चैप्टर 58, मुस्कुराहट जो दिल को छू ल। प्रिया। दरवाजे पर लड़की को देखकर आरव सबसे पहले खड़ा हुआ और बोला, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत होगे। वरुण भी खड़ा होकर उसका स्वागत करने लगा। अनजानी पेचानी पर अब थोड़ी अलग दिखने वाली लड़की को देखकर मुस्कुरे प्रिया, बहुत समय बाद माइल। वरुण को देखते हाय प्रिया की आंखों में थोड़ी चमक आ गई और वो शर्म से लाल हो गई। खासकर जब उसने देखा कि वरुण जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा हैंडसम और सूडोल लग रहा था, जिससे उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। इस बार वरुण का रूप और भी बेहतर लग रहा था। इसका मुख्य कारण अंजलि द्वारा चुने गए गुची के कपड़े जो आरामदायक और शांत थे। इन ब्रांडेड कपड़ों की बढ़िया सिलाई और स्टाइल ने वरुण की पर्सनालिटी को और भी निखार दिया था। लोग कहते हैं कि कपड़े व्यक्ति को बनेट हैं, और इतने सालों बाद इस पहली मुलाकात में वरुण का पहनावा प्रिया की अमीडन से भी ज्यादा अच्छा था। जहां तक आरव की बात थी, हालांकि प्रिया उससे सालों से साक्षात नहीं मिली थी, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर हर एंगल से अच्छे से प्रसारित हो चुकी थी। अगर प्रिया सोशल मीडिया कम चेक नहीं करती तो शायद वो आरव को कब का ब्लॉक कर चुकी होती, जिस तरह से वो हर दिन अपनी पोस्ट .r
ऐसा था, जहां वरुण और आरव ने प्रिया को प्रभावित किया, वही प्रिया का पहला इंप्रेशन उन दोनों के लिए और भी हैरान करने वाला था। प्रिया ने ऊपर एक हल्के रंग का टी शर्ट और नीचे पीली स्कर्ट पहनी थी और उसकी लंबी और सीधी टांगों में सफेद जूते थे। ये आउटफिट सेक्सी या ट्रेंडी नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और आरामदायक था। वरुण को दिव्य से मिली साहित्यिक लड़की की झलक से अलग, प्रिया एक शर्मीली और निश्चल गर्ल नेक्स्ट डोर की तरह थी। गोरी और साफ, सरल और हमेशा चेहरे पर एक मधुर, दिल को शांति देने वाली मुस्कुराहट। ये मानना पड़ेगा, प्रिया वरुण को याद थी उससे ऐप कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद इसका कारण ये था कि ऐप वो पूरी तरह से जवान हो चुकी थी, या शायद इसलिए कि टैब प्रिया अक्सर स्कूल यूनिफॉर्म और छात्रों वाली मशरूम कट बालों में रहती थी, जिसने उसकी खूबसूरती को छुपा रखा था। और ऐप प्रिया की अलग चमक पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी। उसकी शर्मीली मुस्कुराहट देखकर वरुण के दिमाग में अचानक एक शब्द आया। पहला प्यार जैसा चेहरा। ये एक ऐसी खूबसूरती थी जो दिखने में हाई सुंदर और स्वाभाविक थी, जिसे देखकर लोग बचपन की यादों में खो जाते हैं। ज्यादातर लड़के शायद ऐसी निश्चल खूबसूरती का विरोध नहीं कर सकते। पहले हम लड़के कितने अंधे थे कि तुम्हारी छुपी हुई खूबसूरती को देख ही नहीं पाए। आरव हर किसी से सीधे मुंह बात करता था, उसको बैठने का इशारा करते हुए उसने दोस्ती से कहा, अगर इस समय हमें आज जैसी एस अमज होती, तो स्कूल की रानी, क्लास 208 की लड़की नहीं होती। आरव, तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। तारीफ से लाल होकर प्रिया धीरे से उसकी बात काटने लगी, फिर उसने चौकन्ना होकर आसपास की महंगी सजावट को देखा। क्या तुम लोग आमतौर पर इतना खर्च करते हो? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, ये जरूर बहुत महंगा होगा। जैसा कि उसने कहा, प्रिया की नज़र अपने आप वरुण पर चली गई। ये पहली बार था जब दरवाजे में घुसने के बाद उसने उसकी तरफ सीधा देखने की हिम्मत की। जब उसने अभी भी कुछ जानी पहचानी चेहरे को देखा, प्रिया के दिल में बेशुमार यादें उफनने लगी। आंधू सालों की बहार, गर्मी, पतझड़ और सर्दी तेजी से उसके दिमाग में आने लगे। हर एक आगे की पंक्ति में बैठा व्यक्ति बार बार एक दूसरे पर आने लगा, बार बार एक हो गया, और आखिर में इन वरुण की वर्तमान छवि बन गई। प्रिया को अचानक बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखते हुए वरुण ने अपनी आईब्राव उठाई, फिर उसने खुद हाई बात शुरू की। आरव सही कह रहा है, तुम पहले से बहुत बेहतर लग रही हो। बच्चों की पसंद और बड़ों की पसंद थोड़ी अलग होती है। ए फ्लैट, तुम अगले क्लास की स्कूल की रानी से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। सच में, धन्यवाद। प्रिया आरव की बात को टाल सकती थी, लेकिन वरुण की तारीफ उसको सच में बहुत अच्छी लगी। खुशी से धीरे से जवाब देने के बाद उसने अपने हाथ अपनी टांगों पर रखे और अपनी अंगुलियों से खेलने लगी। उसी समय जैसे हाई उसने अपना सर झुकाया, उसने वरुण के कपड़ों पर गुची का लोगो देखा। उसके दिल में आश्चर्य की एक चमक आ गई। वरुण गुची पहने हुए है और उसने इतना महंगा रेस्टोरेंट बुक किया है। सच में, जो स्कूल में होशियार होते हैं वो बड़े होकर भी होशियार होते हैं। कुछ आह भरने के बाद उसने हल्के से अपने होंठ काट लिए और एक अनहोनी हींट की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो गई, जिससे उसने अपना नीचे कर लिया। लेकिन जल्द हाय ऐसी भावनाएं उसके दिल से गायब हो गई और सालों के अनुभव के बाद उसका दिल काफी मजबूत हो गया था। फिर उसने अपना सर उठाया, अस पर मुस्कुराने की कोशिश की। वरुण, मैंने सुना है कि तुम्हारा करियर सालों से बहुत अच्छा चल रहा है। हम सबसे बहुत बेहतर है। ये सुनकर वरुण को लगा कि कुछ गलतफहमी है और वो मुस्कुराकर सर हिले। मैं कुछ महीने पहले हाई नौकरी छोड़ चुका हूँ। कैसे प्रतिभाशाली हो सकता हूँ? अगर कोई प्रतिभाशाली है तो वो तुम हो। उद्धरण चिन्ह, तुमने नौकरी छोड़ दी? प्रिया की खूबसूरत आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा हैरान और चिंतित। ऐसा क्यों हुआ? क्या तुम्हारी नौकरी में कुछ गलत था? ये सब पुरानी बात है, अब सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह, वरुण ने अपना हाथ हिले। वेटर को खाना लाते हुए देखकर उसने मौके का फायदा उठाया और पूछो, तुम्हारा क्या लिशुई जैसी जगह में जिंदगी कैसी है? सरकारी नौकरी है, बस वैसी हाई है, तुम आगे का एंड एक नज़र में देख सकते हो। उद्धरण चिन्ह, अपनी नौकरी का जिक्र करते हुए प्रिया की नज़र टेबल पर राखी सजावट पर चली गई। उसकी पलकें हल्के से कांपी और उसने धीरे से कहा, बस ये है कि ज्यादातर लोग उम्र में बड़े हैं, करीब 40 या 50 साल के। हम उम्र के लोग बहुत कम हैं। और मैं ज्यादा बात करने वाली नहीं हूँ और कुछ सालों में ज्यादा दोस्त नहीं बनाए। जैसा कि स्कूल में था, उस समय मेरी सबसे अच्छी दोस्त तुम थे। ये सुनकर वरुण को आश्चर्य हुआ। उसने याद किया कि स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान देने के बावजूद उसके काफी दोस्त थे, और प्रिया अन ढेर सारे दोस्तों में से एक थी। ए फ्लैट, जब उसने ये कहा उसको एहसास हुआ कि वो सच में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। ये सोचकर कि उसने हाई स्कूल से पास होने के बाद उससे कांटेक्ट नहीं किया, वरुण को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। खासकर जब आरव से उसने प्रिया की भावनाओं और उसकी खूबसूरती के बारे में जाना, तो वरुण ने सोचा, मैं जरूर पहले बहुत अंधा था, इतनी ऐसी लड़की को छोड़ दिया। अन दोनों को खाने में ध्यान ना देते हुए आरव ने आखिर में अपनी नजर नए आए हुए गोश ब्रेस्ड पोर्क से हटाई और जोर से कहा, सब खाना आ गया है, जल्दी करो और खाओ। ये कहने के बाद उसने उत्साह से एक टुकड़ा गोश उठाया और यूज निगल गया। उसका चेहरा तुरंत खुशनुमा हो गया, जैसे उसके पास पूरी दुनिया थी। जब उसकी स्वाद इंद्री संतुष्ट हो गई, तो आरव ने बात में शामिल होने का फैसला किया और खाना उठाते हुए उसने उत्सुकता से पूछो, प्रिया, तुम इतनी सुंदर हो, क्या लिशुई में कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है?
इसका जिक्र करते हुए प्रिया, जो पहले हाई थोड़ी शर्म से लाल थी और भी ज्यादा लाल हो गई वरुण के गलत समाजन के डर से, उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं रिश्ते में नहीं आना चाहती, इसलिए मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। लेकिन मेरे नेटर और सहयोगी ने कुछ लोगों की सिफारिश की है और मेरे परिवार ने भी पिछले 2 सालों से जोर देना शुरू कर दिया है। जैसा कि उसने कहा, उसने चोरी से वरुण के शांत चेहरे की तरफ देखा, कुछ देर रुकी और फिर धीरे से कहा, हो सकता है मैं आगे जाकर ब्लाइंड डेट्स पर जाऊं। बस जैसे हाई उसने अपनी बात पूरी की, प्रिया का फोन बजा। उसने दिखाए गए नंबर पर नजर डाली, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया, फिर वो एक तरफ हुई, अपना मुंह ढका और जवाब दिया, डायरेक्टर अरोरा, क्या आपको कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह, आप महीने के समरी की बात कर रहे हैं? ओह, वो तो विकास की जिम्मेदारी है, उसने सबमिट नहीं किया। ओह ठीक है, मैं उसके लिए सोमवार तक कर दूंगी। सिस्टर रीना का सर्वे फॉर्म भी। लेकिन मेरे पास पहले हाई कुछ काम है। क्या मैं इसको बाद में सबमिट कर सकती हूँ? ठीक है, धन्यवाद डायरेक्टर अरोरा। प्रिया को फोन पर बार बार हाँ में सर हिलेट हुए और इतने सम्मान से जवाब देते हुए देखकर वरुण को हल्का सा हैरानी हुई। तुम लगता है अक्सर अपने साथियों की मदद करती हो। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, कभी कभी जब वो व्यस्त होते हैं और मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो मैं उनकी मदद कर देती हूँ। वाह, सुनकर लगता है कि तुम पर जुल्म हो रहा है। आरव हाथ में एक मर्च का बच्चा पकड़े हुए जोर से बोला, प्रिया तुम्हारी पर्सनालिटी अभी भी बहुत नरम है, टम ए और मजबूत होना चाहिए, बेकार लोगों को तुम्हें फ्री में काम करने वाला मजदूर नहीं बनाना देना चाहिए। असल में इतना बुरा नहीं है। अचानक से काम का फोन आने पर प्रिया ने अपने साथियों का बचाव किया, हालांकि सिस्टर रीना और दूसरे लोग काम में ज्यादा उत्साही नहीं हो सकते। लेकिन जब मेरी पर्सनल जिंदगी में कोई मसाला आता है तो वो सच में बहुत मददगार होते हैं। जैसे मेरे किराए के अपार्टमेंट और दूसरे पुराने मसलों में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। वेज भी, ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है और जब मैं काम में उनकी मदद करती हूँ तो वो भी एरी, एक बाहर से आई हुई इंसान की जिंदगी में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सुनकर वरुण ने सर हिले और प्रिया की इस बात से सहमत हुआ। पहले उसको भी कुछ ऐसे सहयोगी मिले जो काम में आलसी थी और काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी में मदद करने के लिए हट उत्सुक थे। खासकर जब उसने उनकी काम में मदद की तो वो उसकी जिंदगी में छोटे मोटे काम करने में और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। ये एक दूसरे के फाइट का मामला था। सच में ये लोग तो बड़े अजीब हैं। उद्धरण चिन्ह, आरव इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। प्रिया को देखकर, जिसने बहुत कम खाया था, उसने जोर दिया, प्रिया तुम इतनी पतली हो और खाओ। क्या तुम्हें ये डर है कि वरुण का बिल ज्यादा हो जाएगा? और खाना लो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं हाई सब कुछ खा रहा हूँ। ये सुनकर वरुण ने आरव के सामने झींगा के छिलके, मर्च के बच्चे की हड्डी और दूसरी चीजों के पहाड़ को देखा और कहा, टेबल का 2/3 हिस्सा तुमने खाया है, क्या तुम प्रिया को अपने लिए बचाव करने के लिए कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह, चलो भी, मैं अपने आप को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चिंता कर रहा था कि प्रिया बहुत गेस्ट की तरह बिहेव कर रही है। वरुण, मेरी इमेज खराब मत करो। तुम्हारी इमेज क्या, काफी लोगों ने तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस पहले हाई ब्लॉक नहीं कर दिया है। उद्धरण चिन्ह, ये तो सच में दिल को लग गई, मैं तो पॉजिटिव एनर्जी फैलाने के लिए पोस्ट करता हूँ, भारत के लड़कों को ताकत की खूबसूरती की जरूरत है। तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी, मसल मास सच में बहुत ज्यादा हो गई है। और जब तुम अपने एब्स दिखा रहे हो तो अपनी पंथ को थोड़ा बेटर तरीके से पहन सकते हो। ओह माय गॉड, हाहा। अन दोनों को आदत से मजबूर मजाक करते हुए देखकर प्रिया ने अचानक अपना मुंह ढाका और जोर से हंसने लगी। ये सुनकर आरव और वरुण दोनों ने आपस में सर घुमाया, हैरान होकर थोड़ा आश्चर्य दिखट हुए। उन्होंने प्रिया की खुलकर और समझदार मुस्कुराहट देखी, शर्म के बिना, ये बसंत ऋतु में पहले फूल के खिलने जैसी थी, साफ और चमकदार। उसकी भेंगें चंद्रमा की तरह मुड़ी हुई थी और उसके हंथों के किनारे एकदम सही तरीके से उठे हुए थे, यहाँ तक कि रोशनी भी उसकी मुस्कुराहट की तरफ खींची गई। वक्त एक पल के लिए रुक सा गया। आरव हैरान लग रहा था, वरुण का हाथ पकड़कर और बोला, वरुण, दूसरे लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं, उनकी नजर कमजोर हो जाती है, तुमने इतनी पढ़ाई की कि तुम अंधे हो गए। वरुण, चैप्टर 59, झूठा सच सामने आया। वरुण ने प्रिया की ज्यादा एक्सप्रेशन शर्मीली मुस्कुराहट में देखे थे। पहली बार जब उसने उसकी असली स्वाभाविक मुस्कुराहट देखी तो वो सच में थोड़ा हैरान हो गया। ये एक फूल की तरह था जो आखिर में पूरी तरह से खिल गया, अपनी पूरी खूबसूरती हवा में दिखट हुए। वरुण ने प्रिया से कहा, जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हें और ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। ओह सच में? चेहरे पर तारीफ मिलने पर प्रिया के गाल तुरंत पेक हुए टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, लेकिन अंदर उसको शहद जैसी मिठास महसूस हुई। शायद आरव और वरुण का आरामदायक व्यवहार था, या शायद उनकी लगातार तारीफ थी, प्रिया को भी उनकी मौजूदगी में और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। हिम्मत जुटकर उसने वरुण की तरफ देखा और वो सवाल पूछो जो वो सबसे ज्यादा पूछना चाहती थी। वरुण, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? जैसे हाय उसने ये कहा, आरव, जो एक लंबी हड्डी खा रहा था, रुक गया, उसके चेहरे पर तुरंत गॉसिप वाला भाव आ गया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप अपने कान खड़े कर लिए। वरुण का जवाब सुन के लिए उत्सुक था। ये आ रहा है, ये आ रहा है।
मुझे गॉसिप और उथल पुथल इतना पसंद क्यों है? ये तो जिंदगी के सबसे बड़े आनंदन में से एक है। वरुण ने अपने बगल में बैठे आरव को अनदेखा किया, प्रिया की साफ और उत्सुक आंखों को देखते हुए, जिसमें हल्की चमक थी, और उसने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। वरुण की शांत नजर को देखकर प्रिया कुछ पल के लिए रुकी, उसकी शुरू में आई मुस्कुराहट थोड़ी कम होने लगी। उसने शायद उसका जवाब पहले हाई अंदाजा लगा लिया था और उसकी आंखों की चमक कम हो गई। जैसे हाई वो कुछ कहने वाली थी, उसने आखिर में वरुण का जवाब सुना। असल में तुम ये पूछना चाहती हो कि क्या मैं आने वाले समय में किसी रिश्ते में रहूंगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। आरव से पहले हाई प्रिया की भावनाओं के बारे में सुनकर वरुण स्वाभाविक रूप से उसके सवाल का मकसद समझ गया। मैं उसके विचार सामने आने पर प्रिया की आंखों में घुसुल पुसुल मच गई, और जो हिम्मत उसने मुश्किल से जुटाई थी वो तुरंत गायब हो गई। वो जवाब नहीं दे पा रही थी। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, ना ही मैं किसी लड़की को धोखा देना चाहता हूँ। वरुण ने उसको अनदेखी करती हुई आंखों को देखा और शांति से अपने विचार प्रकट किए। मैं अब और आज़ादी चाहता हूँ, रिश्ते से बंधा नहीं रहना चाहता, आराम से अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहता हूँ, इसलिए मेरी स्टन में नहीं आऊंगा। क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझ रही हो? ये सुनकर प्रिया ने अपने हाथों को अपनी टांगों पर कास कर बैंड कर लिया, चुपचाप अपना सर नीचे कर लिया। उसकी एक्सप्रेशन को समझना मुश्किल था। बहुत देर बाद उसने आखिर में धीरे से कहा, मुझे समझ में आ गया है। इसी बीच आरव की आंखें वरुण का जवाब सुनकर बड़ी हो गई। जैसे हाई वो कुछ कहने वाला था, वरुण की नजर ने उसको चुप करा दिया। आखिर में वो चुपचाप बगल में अपनी भावनाओं को प्रकट कर सका। ओ गॉड वरुण, तुमने हद कर दी। ये एक लड़की है जो तुम पर 10 सालों से क्रश रखती है। तुम दोनों हाई वो जोड़ी हो जिसे मैं सालों से सपोर्ट करता आ रहा हूँ। तुम पहले बेखबर द, लेकिन अब तो नहीं हो सकते। तुम्हारा जवाब प्रिया को सच में चोट पहुंचेगा। मैं विरोध करता हूँ। वरुण ने आरव की तरफ देखा जो हाथ हिला रहा था और चुपचाप कुछ बोल रहा था। हैरान हो गया, फिर उसने प्रिया की तरफ दोबारा देखा। लेकिन अगर तुम्हारा सवाल बस ये है कि मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं, मेरा जवाब भी सीधा है, खूबसूरत, अच्छी बनावट वाली, जिनके विचार मिलते हैं, जो आराम से रहती हैं, मुझे सब पसंद हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रिया को दोबारा अपना सर उठाते हुए और हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए वरुण ने सचे से मुस्कुरे और कहा, शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं एक बैड बॉय हूँ, लेकिन ये सच में मेरी असली सोच है। और तुम्हारी क्वालिटी जरूर अन लड़कियों की रेंज में आती है जो मुझे पसंद हैं। व्हाट द हेक? उसके मुंह से ये शब्द निकलते हाय आरव की आंखें और भी बड़ी हो गई। ओ भाई, क्या ये वो पीछे हटकर आगे बढ़न की स्ट्रैटेजी है? वरुण, क्या तुम अब लड़कियों को पटाने के माहिर बन गए हो? ये सुनकर प्रिया ने पहले अपनी आंखें बड़ी की, खुशी की एक झलक आई, लेकिन जल्द ही वो कंफ्यूजन और उलझन से बदल गई। उसके बाद वरुण की सचे के कारण अन तीनों के बीच की शांति भरी खाने की मेज अचानक से अजीब और नपन हो गई, जिससे आरव को एक दर्शक की तरह बहुत बेचैनी महसूस हुई। अगर वरुण से मार खाने का डर ना होता तो उसने जरूर पूरे शरीर की मांसपेशियों का प्रदर्शन करके माहौल को बेहतर करने की कोशिश की होती। खाना खत्म होने तक प्रिया ने दोबारा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना खाना खा रही थी, हालांकि उसने सच में ज्यादा नहीं खाया। आखिर में प्रिया ने खाना खिलाने के लिए उनका धीरे से धन्यवाद किया और फिर अपना सर झुकाकर चली गई। शुरू में वो वरुण से कुछ कहना चाहती थी जाने से पहले, लेकिन उसके शांत चेहरे को देखकर उसकी बातें अटक गई। आखिर में उसने अपने होंठ काट लिए और निश्चय के साथ मुड़कर चली गई। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर आरव ने प्रिया को एक कार में बैठकर जाते हुए देखा और अफसोस से कहा, वरुण, तुम्हारी परफेक्ट इमेज टूट गई है। उसकी आंखों में तुम हमेशा एक निश्चित व्यक्ति द और बैड बॉय के कमेंट ने उसके सारे भरम तोड़ दिए। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वरुण को भी प्रिया के लिए थोड़ा अफसोस महसूस हुआ, उसको कोई पछतावा नहीं था। ये अभी भी बेहतर है कि मैं एक झूठी इमेज बनाए रखूं और उसको धोखा दूं। ये भी ठीक है, जब मेरी काल्पनिक परफेक्ट इमेज टूट जाएगी तो उसको अपने आसपास के असली लोगों को स्वीकार करना आसान होगा। ये सुनकर आरव रुक गया, फिर उसने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखे और स्वीकार किया, ये बिल्कुल सही है। इन सालों में उसने तुम्हें एक परफेक्ट जीवन साथी की तरह देखा है, जिससे किसी और आदमी का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन अब उसको भी समझ में आ जाएगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और अपने जीवन साथी के लिए उसके स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे नहीं होंगे। जैसा कि उसने कहा, आरव को कुछ एहसास हुआ और वो अचानक वरुण की तरफ मुड़ा, गंभीरता से बोला, वरुण, मुझे अचानक लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो ही है। अगर तुम जानबूझकर उसके सामने एक इमेज बनाए रखते, उसकी भावनाओं को खिलाते, बिना रिश्ते को परिभाषित किए, तो वो असली बैड बॉय व्यवहार होता। ये कहते हुए आरव का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आवाज धीरे धीरे भरी हो गई, और जो तुमने अभी किया, मैं आने वाले टॉप इंटरनेट सेलिब्रिटी, प्रोफेशनल फिटनेस एथलीट और गॉसिप किंग आरव तुम्हें एक सच्चा आदमी कहूंगा। उसकी बातें सुनकर वरुण के होठ में खींचावट आ गई। क्या तुम्हें हर बार खुद की 7 या 8 बार तारीफ करनी पड़ती है, उसके बाद हाय तुम मेरी तारीफ कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। हे, जरूरी नहीं है। आरव मुस्कुरे, ये सब मेरी उपाधियां हैं, तुम्हें सम्मान देने के लिए जरूर मुझे अपनी उपाधियां पहले बोलनी होंगी। ये बिल्कुल टीवी जैसा है। वरुण बाहर निकल गया, धीरे से कहते हुए, तो तुम्हें एक और उपाधि जोड़ना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह, क्या लाखों के कर्ज के साथ मसल मैन और दबी हुई घमंड। ये क्या, बाकी सब चलो लेकिन मैं दबी हुई घमंड नहीं स्वीकार कर सकता। तुम दबे हुए नहीं हो। इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे तो खुलेआम घमंडी होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 60, एक अकेला आदमी भी आदमी होता है। अगली सुबह आरव वरुण के साथ होटल के बुफे में नाश्ते के लिए गया। वरुण, ये लक्जरी होटल सच में अलग है। रेस्टोरेंट के कॉरिडोर में चलते हुए आरव ने सजे हुए पकवानों की पूरी श्रृंखला देखी, जिसमें चाइनीज और वेस्टर्न के खाने एक दूसरे के साथ सुंदर लग रहे थे। हालांकि आरव अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें हर जगह घूम रही थी, उसमें चीजों की भिन्नता से वो हैरान था। वरुण के कुछ भी अरेंज करने से पहले आरव ने एक ट्रे उठाया और अपना नाश्ता चुनना शुरू कर दिया। लेकिन वरुण को होटल के नाश्ते से कोई मतलब नहीं था, उसको लगता था कि सब एक जैसे हाई होते हैं। उसने आराम से कुछ खाना लिया और एक दो लोगों के बूथ में बैठ गया। आरव के वापस ना आने पर वरुण हैरानी से सोच उद्धरण चिन्ह